इवन जब मुझे याद है आज ही, जब मैंने अपना फर्स्ट एसएसबी मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो मुझे एसएसबी का कॉल आया, पहली बार था तो बहुत एक्साइटेड था। और लगभग 5 दिन की प्रोसेस होती है वहाँ पे, और ऑलमोस्ट 25-30 अलग अलग टेस्ट होते हैं 5 दिन की पूरी ड्यूरेशन में। और पहले दिन जो वहाँ पे टेस्ट होता है ना, वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मतलब लगभग 100-150 लोग आएंगे वहाँ पे एसएसबी को अटेम्प्ट करने में, और उसमें से 25-30 लोगों को सिलेक्ट करके बाकी 4 दिन के रुकवाया जाता है, और बाकी लोग को पहले दिन स्क्रीनिंग के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। मैं पहले दिन ही बाहर हो गया पहली बार। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि इंटरव्यू का कॉल आना मतलब ऐसा था, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, और आदमी से अपने बुन ही लेता है कि यार आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, एसएसबी निकालना है करके। तो वो ब्रेकिंग पॉइंट था मेरे लिए, काफ़ी मतलब उस टाइम डीमोटिवेटेड था कि यार कैसे करूँगा करके। लेकिन फिर ये था कि नहीं, आर्मी में ही जाना है। तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो स्क्रीनिंग में क्लियर हुआ, 5 दिन रुका, फिर बाहर, तीसरी बार दिया फिर बाहर, चौथी बार दिया फिर बाहर, 5वीं बार बाहर, 6वीं बार बाहर। फिर लास्ट मेरा 7th अटेम्प्ट हुआ एफ कैट का, मैसूर एयरफोर्स स्टेशन वहाँ पे है, एसएसबी है, वहाँ पे हुआ। वहाँ पे जब फाइनल फिर ऐसा हुआ ना कि एसएसबी उस टाइम मेरा काफ़ी अच्छा गया था, वो 5 दिन था, तो लगभग मुझे लगा कि मैं जितना कर सकता था मैंने किया, बट उस बार भी नहीं हुआ। तो वो मेरे लिए थोड़ा एक डिमोटिवेशन वाली चीज़ थी कि मतलब लाइफ में जो चीज़ करनी थी वो चीज़ अब कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो लगभग मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। और वो रिग्रेट ऐसा था कि अगले 3-4 सालों तक मेरे अंडर रहा कि मतलब जिस चीज़ में जाना था वो चीज़ नहीं मिल पाई। तो वो थोड़ा फेस था जहाँ पे मैं थोड़ी चीज़ों को रिग्रेट करता था कि थोड़ा सा बेटर कर लेता ना यार, तो हो जाता। बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो चीज़ अगर ख़त्म हो गई तो अब आगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सीजीपीएससी टॉपर्स, जो यहां पर आके शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, कैसे उन्होंने सीजीपीएससी एग्जामिनेशन को क्रैक किया, और ये भी बताते हैं कि करंटली वो जिस पोजीशन पे हैं वहां पर उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही टॉपर हैं। इन्होंने सीजीपीएससी 2019 में 39th रैंक हासिल करके अभी करंटली नायब तहसीलदार के पोस्ट में है और जल्द ही डीएसपी बनने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम सिद्धार्थ सिंह चौहान। सर कैसे हैं आप? आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिल गया है, क्योंकि जो टॉपर आ रहे हैं एक बात सीधा सीधा बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ भैया से मिल लेना, मस्त आदमी है, मस्त ज्ञान देने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा हर एक एपिसोड में कई बार आप टैग हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए। हाँ, मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह चौहान है। सीजीपीएससी 19 में 39 रैंक आया है, आपने बता दिया है। और मेरी पूरी एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो बिलासपुर का ही है। कॉलेज में भी मैं मतलब जीजू से मैंने यहाँ पे अपना यूजी और पीजी किया है, और काफ़ी होशियार स्टूडेंट कभी नहीं रहा हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट था। फेल होते होते ही बचा हूँ 10th और 12th में। और अभी फिर पहले बैंक में जॉब किया, उसके पहले 3 साल आर्मी के लिए प्रिपरेशन किया, फेल हुआ, फिर बैंक में जॉब किया 3 साल ऑलमोस्ट। फिर वहाँ से फिर मेरी फाइनली 19 के पीएससी मेरा क्रैक हुआ, और अब मैं यहाँ पे नायब तहसीलदार हूँ अंबिकापुर में। बढ़िया लगता है ना, मतलब फाइनली, क्योंकि आपके बारे में ऐसा है ना, मैं बता रहा हूँ, पहला एक्वेंटेंस ऐसा हुआ था कि किसी टॉपर का मैं इंटरव्यू ले रहा था। उन्होंने एक बात कही थी कि ना सिद्धार्थ जी से ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि उनका हमेशा से सपना था एक वर्दी का। ठीक है, तो आप आर्मी के लिए तैयार किए, नहीं हो पाया, पर फाइनली फिर आप सीजीपीएससी में आए, सिलेक्ट हुए नायब तहसीलदार, उसके बाद वेटिंग के बाद आपका डीएसपी भी क्लियर हो गया, तो फाइनली वो जो वर्दी का सपना है वो आपका पूरा हो गया। तो कैसा लगता है अभी तो अच्छा लग रहा है, पर वर्दी का सपना बहुत पहले था। बीच में एक फेज़ आया जब ऐसा भी लगा कि नहीं यार अब ठीक है, कुछ और करते हैं, नॉर्मल लाइफ। बट फिर जब यहाँ पे आया और जब दिखने लगा कि हाँ वर्दी मिल सकती है, बट मिली नहीं थी, तो फिर उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार ये चीज़ चाहिए थी। तो फिर उसके पीछे कोशिश थी, और फाइनली ऐसा हुआ कि मिल जाएगा। ओके, बहुत कुछ जानना है आज आपसे। सब कुछ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे आपका जॉब प्रोफाइल में क्या रहता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो एग्ज़ाम दिलाया है वो है इंग्लिश मीडियम में। तो आपके कई फॉलोअर्स हैं जो स्ट्रैटेजी सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको इलैबोरेट करिएगा कि कैसे अगर कोई यहाँ पर आता है सीजीपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो उनको इंग्लिश मीडियम में कैसे तैयारी करनी चाहिए। पर उससे पहले ये बताइए कि क्या सोच के आप सीजीपीएससी में आए? आप इतने साल तक आर्मी की तैयारी करते रहे थे, फिर ऐसा क्या मोमेंट आया, क्या ऐसा हुआ कि आपने ये सोचा कि मुझे सीजीपीएससी करनी चाहिए?
देखो 17 में मेरा सिलेक्शन हुआ बैंक में। सेम ईयर मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है विजय सिंह राजपूत, उनका सिलेक्शन हुआ CGPSC में। उस समय उनको पोस्ट अलॉट हुआ था SDJ, बाद में वेटिंग क्लियर होकर उनका DSP अलॉट हुआ। तो जब उन्होंने क्लियर किया ना, तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार कैसे आपके आसपास कोई बंदा निकल के वहाँ जा रहा है, क्योंकि उसके पहले तक मुझे ये लगता था कि नहीं यार, मतलब CGPSC में जाने के लिए ना बहुत पढ़ना पड़ता होगा, कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंड वाले लोग होते होंगे कि पता नहीं उन्होंने 10-12 घंटे 15 घंटे कितनी पढ़ाई की होगी, एकदम होशियार लोग होंगे। ठीक है, वो था होशियार, बट उसने जब निकाला ना तो ऐसा लगा कि नहीं यार, कोई आसपास का ऐसे कोई बंदा है ना, उसने एग्जाम निकाला है। तो कोई जेन्युइन आदमी जब वहाँ पे जाता है ना आपके आसपास का, तो आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार मैं भी जा सकता हूँ। तो वहाँ से मतलब वो चीज़ की शुरुआत हुई कि ये एग्ज़ाम में दे के मुझे देना चाहिए, निकलेगा तो अच्छी बात है। लेकिन ये था कि जॉब के साथ थोड़ा प्रिपरेशन मुश्किल था। तो प्री के टाइम तो शुरू में 10-15 दिन पढ़ लेता था, बट बाकी टाइम ऐसे पढ़ने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। बट था कि एक कंसिस्टेंसी थी कि रोज़ एक आध घंटे 2 घंटे हफ्ते में थोड़ा सा एक ऑन एन एवरेज 8-10 घंटे की पढ़ाई कर लेता था। तो पढ़ते रहा। फिर फाइनली जो 19 का जब मेरा PSC का प्री था, तब उस साल ऐसा था कि मैंने पहली बार थोड़ा सा ये सोचा कि नहीं यार, इस साल अब थोड़ा सा टाइम होते जा रहा है, क्योंकि अब बैंक में भी ऐसा था ना कि एक आध साल और रह जाता तो निकलना काफ़ी मुश्किल होता वहाँ से, क्योंकि प्रमोशन ऑलरेडी ड्यू हो चुका था और ऑल इंडिया ट्रांसफ़र होते हैं। तो एक बार यहाँ से अगर बाहर निकल जाता तो लगभग मेरे लिए वो इम्पॉसिबल होता। तो उस साल फिर ऐसा था कि मैंने 2 वीक की लगभग प्री के लिए छुट्टी ली और थोड़ा अच्छे से पढ़ाई की, और पहले की पढ़ाई खैर काम आई उसमें। तो फिर प्री क्रैक हुआ। प्री जैसे ही क्रैक हुआ उसके बाद फिर एक आध महीने फिर मस्ती में निकल गया, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था कि प्री निकल ही जाएगा। सडनली क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन के बीच में ही आया प्री का रिजल्ट, और प्री मेरा निकल रहा था। वहाँ से शुरू हुई मेरी तैयारी मेंस की ऑलमोस्ट मई में। लोगों को तो मैं खैर बताता हूँ कि मेंस की तैयारी पहले करो, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। मुझे लॉकडाउन का खैर फ़ायदा मिल गया। मई से प्रिपरेशन चालू हुई मेरी, और मैं इस हिसाब से प्रिपेयर कर रहा था ना कि एग्ज़ाम मई भी अगस्त के आसपास होगा। एग्ज़ाम अगस्त के आसपास नहीं हुए, बट नोट्स काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो गए। नेक्स्ट डेट आई अक्टूबर की, तो जितने नोट्स बनने थे सारे कुछ थे, आधे से ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें हो गई अक्टूबर में। अक्टूबर में फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। अब उसके बाद मौका मिला, नोट्स तो अब कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद मौका मिला प्रैक्टिस का। तो उसके बाद प्रैक्टिस चालू हुई और अच्छे से। तो ये चीज़ें ना क्या हुई, स्टेप बाय स्टेप रिफाइन होती गई। ठीक है, और कोविड की वजह से जो एक्सटेंडेड टाइम मिला ना मुझे, तो उसका मुझे बहुत हेल्प हुआ। फिर फाइनली जब मार्च में एग्ज़ाम हुआ और मैं मेंस में बैठा, तो कॉन्फिडेंस भी था खैर कि रैंक तो आ जाएगी। तो रैंक आ गई। फिर उसके बाद बहुत बढ़िया लगा होगा ना? बहुत, हाँ बहुत बढ़िया लगा था, क्योंकि कई सालों की तपस्या थी, बहुत सारी चीज़ें उससे ज़्यादा कुछ ही बैंक से निकलने की थी। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने जॉब के साथ किया है, तो यहाँ पर कई ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं ना, जो लोग या तो बहुत उम्र हो गई है, तैयारी के साथ साथ मतलब जॉब भी कर रहे हैं, जॉब है उनका, फिर उसके बाद तैयारी करने का सोचते हैं। तो आप बताइए कि आपने कैसे ये सोचा और अलॉन्ग विद जॉब कैसे आपने कंटिन्यू किया? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, पेशेंस। ठीक है, मुझे थोड़ा मजाक किया, बट आइडिया था कि CGPSC आपको ऑलमोस्ट 38 ईयर्स तक मौका देता है। तो ठीक है, बुढ़े हो जाएंगे तभी एग्जाम तो देते रहना है, कभी ना कभी निकल जाएगा। तो एक वो अप्रोच इसलिए थी कि ठीक है ना, बहुत प्रेशर नहीं डालना अपने ऊपर कि एग्जाम मुझे अभी ही क्रैक करना है। एक सिंसियरिटी होनी चाहिए कि एक टाइम पीरियड में आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है और एग्जाम के लिए ट्राई करना है। बट ऐसा भी नहीं कि नहीं हुआ तो छोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं 1-2 अटेम्प्ट दिया, नहीं निकला तो फिर बंद कर देते हैं। तो एक अप्रोच ये भी था कि चलो 38 ईयर्स तक जब CGPSC खुद मौका दे रहा है तो देते रहेंगे। फिर सेकंड चीज़ ये जॉब के साथ ये था ना कि मैं थोड़ा सा, मुझे ये पता था कि कैपेबिलिटी है, बस वो मौका नहीं मिल पा रहा है। तो कोशिश करता था कि लगातार पढ़ते रहूँ। रोज़ ऑन एन एवरेज 2-3 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल देता था। कभी कभी ऐसा पीरियड भी आता था कि जब बहुत एक लंबे समय तक पढ़ाई नहीं हो पाती थी, बट एट द एंड ऑफ द डे ये पता था कि एग्ज़ाम निकालना है और उसको क्लियर करके इसमें जाना है, तो मोटिवेशन लगातार बना रहता था। तो इस तरीके से क्या है कि कंटिन्यूस जब पढ़ाई हुई मेरी, और ऐसा ही नहीं कि मैं CGPSC के लिए बस मैंने पढ़ना चालू किया है। मेरी जो एक्चुअल इस कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो पढ़ाई थी, वो कॉलेज के सेकेंड ईयर से ऑलमोस्ट 2012-13 में चालू हो गई थी। उस टाइम मैंने CDS के लिए प्रिपरेशन किया, 3 साल लगभग वहाँ पे इंडियन GS की समझो प्रिपरेशन हो गई। उसके बाद बैंक की प्रिपरेशन किया, तो मैथ्स रीजनिंग की प्रिपरेशन, इंग्लिश की प्रिपरेशन हो गई। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ एक्स्ट्रा पढ़ना था तो वो पढ़ लिया। तो ऐसा है कि ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना, तो स्टीव जॉब्स का एक कोट है कि सारे जो डॉट्स हैं वो लिंक होते हैं। तो ये वही चीज़ है कि भले मैं कई अलग अलग जगहों पे मैंने जाके कोशिश की, बट जब वो सारे डॉट लिंक हुए, उसके बाद उन सब चीज़ों का मतलब वो सब चीज़ जब इकट्ठा हुई और उनका मुझे फ़ायदा फिर यहाँ पे हुआ। तो फिर ऐसा हुआ कि जब प्री निकला तो मेंस में एक्सपीरियंस था, चीज़ें पढ़ी हुई थी। मैं इवन ये भी बता दूं कि मैंने UPSC की बुक लिस्ट की लगभग हर किताब पढ़ी होगी, बट मैंने कभी सिलेबस नहीं देखा था UPSC का। तो नॉलेज तो था, बस उनको सही मायने में क्या फॉर्मेट करके उनको अपने आंसर्स में वहाँ पे उतारना था।
तो ये सारी चीज़ें से काफ़ी हेल्प हुई मुझे वहाँ पर। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए आपसे इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड और कई लोग होने वाले हैं ना, क्योंकि आप जॉब के साथ साथ इस चीज़ को करते रहे, तो किस तरीके से मैनेज करते थे कि आप जैसे एग्जाम्पल के लिए सिर्फ जॉब के लिए नहीं कह रहा, कई स्टूडेंट लोगों की लाइफ भी ऐसी ही और रहती भी सारी चीज़ें है ना, ऑलमोस्ट 6 बजे तक वो लोग भी बिजी रहते हैं, फिर उसके बाद आप कैसे कंटिन्यू करते थे? रात को आके पढ़ते थे, कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं आता था क्या कि चल यार मूवी देखते हैं, कुछ और करते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है, वेब सीरीज हो गया अब तो हम लोगों का ज़माना, तो ऐसा नहीं लगता था कि और कुछ करें? उस समय क्यों ऐसे इतने कैसे मोटिवेटेड रहते थे कि आप मुझे पढ़ना ही है करके? पहली चीज़ तो ये कि मैं अपनी लाइफ में ना काफ़ी इनडिसिप्लिन रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया हो। बस ये था कि मैंने बताया कि जैसे पेशेंस था मेरे अंदर कि मुझे लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है। तो साल 2 साल 3 साल की पढ़ाई अपने आप में क्या क्यूमुलेट होते गई, इकट्ठा होते गई। मुझे पता है कि जिस दिन प्री निकलेगा मेरा, ठीक है, कभी ना कभी तो निकलेगा, और जिस दिन मेरा प्री निकलेगा उस दिन मैं मेंस में अपना परफॉर्मेंस दूंगा, ठीक। हालांकि मेरी अप्रोच इस महीने में गलत थी कि मैं प्री का वेट कर रहा था, जबकि वैसा नहीं करना चाहिए। बट अब मैं जॉब में था, लगातार पढ़ रहा था, ठीक है, तो थोड़ा टाइम का इशू होता था। बट अभी जो तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बिल्कुल बोलूँगा कि मेंस का पहले प्रिपेयर करके रखो। बट मेरा ये था कि 2-3 घंटे प्रिपेयर करते 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 प्रिपेयर किया, प्री जिस दिन निकला, फिर उसके बाद मेंस का अप्रोच मेरे पास पहले से था। बट ये था कोविड का फ़ायदा मिल गया और एग्ज़ाम निकल गया। बट ये तो है कि मैं जितने भी टॉपर्स को देख रहा हूँ, जो लोग भी पेपर निकाल रहे हैं, वो कंसिस्टेंट तो रहे हैं। हाँ। ये तो आप भी इस बात से एग्री पेशेंस करेंगे। और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा ना तो आप पैनिक करते हो, पैनिक करोगे तो आप गलतियाँ करोगे। तो ये 2 चीज़ें अगर आप साथ लेके चलते हो ना, पेशेंस तो लगभग सारे टॉपर्स में पेशेंस सबसे बड़ा की है। पता नहीं किस बैकग्राउंड से आए हैं, क्या सर्कमस्टांसेस उन्होंने फेस किए हैं, बट ये था कि उनके अंदर पेशेंस था कि एग्ज़ाम को क्रैक करना है, और इसी बेस पे फिर उन लोगों ने एग्ज़ाम निकाला हुआ है। और अभी भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं काफ़ी सालों से, जिनके अंदर पेशेंस है, वो भी निकालेंगे। आज नहीं निकालेंगे, कल निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे, लेकिन उनके भी एग्ज़ाम निकलेंगे। जो भी इसमें इस दरिया में कूदा है उनकी नैया लगेगी। बस ये कि आपको तैरते रहना है, तैरना छोड़ दोगे तो डूब जाओगे, पक्का डूब जाओगे। तो बहुत आप मोटिवेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई लोग ना आपके तरफ से ना रे ऑफ होप देख रहे हैं, क्योंकि आपने एक बैरियर भी तोड़ा है ना कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर रिसोर्सेस नहीं है। तो आप कैसे इस चीज़ को अपने मन में लाए कि यार, आपने भी आया होगा तो देखा होगा कि यार यहाँ पर तो इंग्लिश का सोर्स नहीं है, तो आपने कैसे इस चीज़ को मैनेज किया? थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के बारे में बताइए कि अगर कोई पर्सन इंग्लिश मीडियम में तैयारी करने की सोच रहा है तो वो क्या सोचे अपने लिए, किस तरीके से मेहनत करे, किस डायरेक्शन में मेहनत करे? देखो, सबसे पहला अप्रोच तो ये होना चाहिए ना कि प्रीवियस पेपर का एनालिसिस और सिलेबस का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी तैयारी चालू कर रहे हो तो हमें ज़्यादातर लोग ये करते हैं ना कि हम पढ़ना चालू करते हैं, सिलेबस बाद में देखते हैं, ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। और इंग्लिश मीडियम के रेस्पेक्ट में ये कहना चाहूँगा कि देखो, इंडियन जीएस की जो बुक्स है ना, वो इंग्लिश मीडियम में बल्कि ज़्यादा बेटर क्वालिटी वाइज अवेलेबल है। तो इंडियन जीएस की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, बस ये कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करना है और सिलेबस को एनालाइज करना है, और उतनी ही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। आपको मतलब बुक कलेक्टर नहीं बनना है। क्या होता है कि टॉपर्स बहुत सारी बुक सजेस्ट करते हैं, जैसे मैंने कोई बुक सजेस्ट की, ठीक है, किसी और टॉपर ने कोई और बुक सजेस्ट की, उन्हें लगता है कि ये दोनों बुक इंपॉर्टेंट है। तीसरे टॉपर ने कोई और बुक सजेस्ट की, तो वो तीनों बुक को पढ़ना चालू कर देते हैं, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, 3 बुक का रिवीजन करना ही मुश्किल होता है। तो बस आपको ना एग्जैक्ट रिसोर्सेज पता होने चाहिए, तो इंग्लिश मीडियम में भी आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हो। फिर आती है बात जहाँ पे मेजर प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब खैर छत्तीसगढ़ जीएस में भी काफ़ी सारी कोचिंग्स की इंग्लिश मीडियम में बुक्स अवेलेबल मतलब मिलनी चालू हो गई हैं। आप क्या करना है, कोई भी एक कोचिंग की बुक आप ले लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार आप कोई बुक ले लिए, उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, और ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो आप कोई भी कोचिंग की बुक ले लो जिसपे आप कंफर्टेबल हो पढ़ने में, जो आपको अच्छा लगता है, इवन दिखने में भी जो अच्छा लगता हो, आप वो बुक ले लो। अब उसमें तो जो चीज़ों को ऐड ऑन करना है ना, वो आप हिंदी मीडियम के रिसोर्सेज से करो जो ऑथेंटिक है, ठीक। जैसे कि आपकी ग्रंथ अकादमी की बुक हो गई, गितेश कुमार रोहित सर की बुक हो गई। तो इंग्लिश मीडियम के आपके पास देखो एक नोट्स का बेस बन गया है, अब आपको उसमें केवल करना है क्वालिटी वाइज ऐड ऑन। तो आप हिंदी मीडियम के आप बुक्स को पढ़ो, ठीक है, क्योंकि देखो कंटेंट तो सेम ही होगा, बस कुछ चीज़ें होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी और उन बुक्स में नहीं दी होंगी। तो आप फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो हिंदी में बस अवेलेबल है ना, तो उनके उन कंटेंट्स को आप अपने नोट्स में उतार लो। तो मैंने तो यही अप्रोच फॉलो किया कि छत्तीसगढ़ जीएस के लिए ऑथेंटिक बुक्स जो हिंदी की थी उनके कुछ चंक्स उठा के अपने बुक में ही नोट्स बनाता था। कई सारे वाइट पेज लगाया A4 साइज का पेपर, जहाँ पे ज़्यादा कंटेंट है उसको बीच में अटैच कर लिया उस टॉपिक के पास ही, और इस तरीके से मेरे नोट्स भी कंप्लीट हो गए, टाइम भी बच गया। तो बुक्स के लिए मैंने ये अप्रोच फॉलो की। प्री के लिए तो मेरे ख्याल से प्री के लिए भी ना इंग्लिश मीडियम में बुक्स अब अवेलेबल हो गई हैं, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होती है ना कि हमारे अंदर ना एक बैरियर होता है पहले से कि हम हिंदी मीडियम की चीज़ों को टच नहीं करेंगे। हमें तो हिंदी मीडियम की बुक पढ़ना ही, जब इंग्लिश में अवेलेबल होगी ना तभी हम तैयारी चालू करेंगे या उस चीज़ को तभी पढ़ेंगे।
तो उतना टाइम वेस्ट करने से बेटर है ना कि वो मटेरियल को उठा लो। ऐसा भी नहीं कि आपने हिंदी कभी सुनी ही नहीं है, ठीक है, और तो वो चीज़ें आपको हिंदी मीडियम से उठानी पड़ेगी। जैसे कि आपको छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर हो गया, ये लगभग हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है इंग्लिश में, उसको उठा लो हिंदी में। गूगल ट्रांसलेटर है, बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए हैं, बट थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी। हर चीज़ आपको ना मतलब परोस के नहीं मिलने वाली कि हर चीज़ आपको रेडीमेड मिले और आप उसको करके निकाल लो एग्जाम। खुद के इनपुट्स डालने होंगे। इवन आप इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि बुक में जितनी चीज़ें दी हैं आप वही सफिशिएंट है। कई लोग मुझसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये बुक सफिशिएंट है कि ये बुक सफिशिएंट है। सफिशिएंट अपने आप में कुछ भी नहीं है, आपको खुद एनालाइज करना है और चीज़ों को समझना है कि कहाँ पे क्या चीज़ इसमें मिसिंग है और आपको उसको ऐड ऑन करना है। और इस तरीके से फिर आप टॉपर बनोगे कि आपके खुद का भी थोड़ा सा इनपुट होगा ना। आप टॉपर कैसे बनोगे, आपका भी एक माइंड फ्रेम होगा, आप चीज़ों को एनालाइज करना जानते हो, तो एग्जाम में भी ये चीज़ अप्लाई होती है। वहाँ पे भी आपको एक ऑफिसर्स के तरीके से ही बिहेव करना है, चीज़ों को एनालाइज करना है, कमियाँ ढूंढनी है, उनको सुधारना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। और अब तो ऐसा है कि काफ़ी इंग्लिश मीडियम वाले हैं जो इस बैरियर को लगातार तोड़ रहे हैं। जो रैंक 1 थे नहीं सर, उन्होंने भी इस बैरियर को तोड़ा ही हुआ है। तो अब उतने ज़्यादा बैरियर नहीं है, 2-3 साल पहले तक काफ़ी बैरियर थे, बट अब इंग्लिश मीडियम के लिए मेरा मानना है कि सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सही, ये मैं देख भी रहा हूँ। एक और टॉपर आए हुए थे, उन्होंने एक चीज़ को कहा कि सारे टॉपर्स के बीच में ना एक चीज़ बहुत कॉमन है कि वो ना किसी रिसोर्स के लिए रुकते नहीं है। नहीं है तो हम बनाएंगे, हम अपना रास्ता निकालेंगे, पर निकाल के पहुंच जाएंगे। ये नहीं रहता उनके अंदर कि मटेरियल नहीं है तो पढ़ेंगे नहीं या करेंगे नहीं, अपना रास्ता खुद से निकालते हैं। तो ये पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कई बार सेल्फ डाउट होता है कि एम आई गोइंग इनटू द राइट पाथ, सही रास्ते पे जा रहा हूँ। आपके मन में आया था कि नहीं, और इसके बारे में बताइए कि फिर कैसे क्लियर किया इस डाउट को। देखो, मुझे कई सारे स्टूडेंट के ना कॉल आते हैं, ठीक है, कि सर मैं ये कर रहा हूँ सही है कि नहीं, मैं सर ऐसा कर रहा हूँ कि सही है कि नहीं। तो सबसे सही रास्ता क्या होता है, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। और लगातार खैर आपको अपना एनालिसिस करते रहना है। एनालिसिस आप कैसे करते हैं, जो मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक, कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपको इम्प्रूव करते रहना है। बट सही रास्ते पे हो कि नहीं, इसका ना एक कंफर्टेबिलिटी भी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप इस चीज़ को करने में कंफर्टेबल हो कि नहीं, ठीक है। और अगर ये दोनों चीज़ें आपस में अगर सेम बैठ रही हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रही हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आप सही रास्ते में। तो मैं जो स्टूडेंट को मुझे कॉल आता है कि सर मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट है ना, वो वही चीज़ कर रहे हैं जो चीज़ हम लोगों ने की थी। बट उनको बस क्या होता है ना, एक वैलिडेशन जब मिल जाता है ना कि हाँ सर आप ये रास्ते, मतलब आपने जो बताया मैं वैसा ही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ सर वो सही है कि नहीं, तो फिर उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मतलब मैं सही कर रहा हूँ। और वहाँ से वो चीज़ क्या है, बूस्ट होती है। फिर मतलब किसी चीज़ को आप जिस स्पीड से कर रहे हो तो जब पता चलता है कि नहीं यार ये चीज़ सही है, तो आपको ऐसी कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, वो चीज़ की स्पीड ही बढ़ जाती है। तो फिर वही पहाड़ वाली बात कि क्या है कि पहाड़ के पीक पे टॉपर्स बैठे हैं और पहुंच चुके हैं अपने रास्ते ढूंढते हुए, ठीक है, अलग अलग पॉइंट से ABCDEFGH। अब देखो, हमने जो रास्ते तय किए हैं ना, उन्हीं रास्तों पे और स्टूडेंट्स भी चल रहे हैं, ठीक, बट वो कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि सर मैं जो इस रास्ते से जा रहा हूँ, सर ये वही रास्ता है कि नहीं जिससे आप पहुँचे हो। तो जब उनको एक वैलिडेशन मिलता है ना, तो ठीक है, फिर उनको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक, और वो उस रास्ते पे फिर बने रहते हैं। हालांकि इसमें एक चीज़ ये भी है कि हर टॉपर का रास्ता अलग अलग है। कोई पॉइंट A से चढ़ा, कोई पॉइंट B से, कोई पॉइंट B, कोई C से, कोई D से। अब कोई D वाला स्टूडेंट है, वो पॉइंट A वाले की स्ट्रेटजी फॉलो करेगा, तो ऑब्वियसली उसको पहले पॉइंट A तक आना है, फिर ऊपर चढ़ना है। उसके बजाय वो पॉइंट D से ही सीधा ऊपर चढ़ेगा उसी रास्ते से, तो जल्दी पहुंचेगा। यही चीज़ है कंफर्टेबिलिटी, कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, ठीक है, आपके लिए कौन सा रास्ता मोस्ट सूटेबल या कंफर्टेबल है। और सही, क्योंकि सब टॉपर का सीन अलग अलग है ना। कौन किस बैकग्राउंड से उठा हुआ है, किसकी पहले कितनी तैयारी हो चुकी है, देखने के लिए तो आप पहले अटेम्प्ट में कर लिए करके, पर आपके पीछे कितनी सारी सीन हो चुके हैं। आपने पूरा आर्मी के उसमें प्रिपरेशन करने के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में, अलग अलग टॉपर की स्ट्रैटेजी में खुद आपको जाके फिट होके देखना है। मतलब सबकी स्ट्रेटजी एकदम सब में फिट नहीं होना। आपने जो अप्रोच फॉलो किया, किसी टॉपर ने आपको बताया या कहीं से भी आपको पता चला, अगर आप उस अप्रोच को फॉलो करने में कंफर्टेबल हो और उसके आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, ठीक है, और जब अपना एनालिसिस करोगे और आप वहाँ पे आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे होंगे, तो उसको फॉलो करो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी ने कोई स्ट्रेटजी बताई और आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो तब भी से आप भिड़े हो कि नहीं यार मेरे को तो ऐसे ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे सुबह पढ़ना पसंद है, मैं रात में लगभग 8-9 बजे के बाद ऐसा होता है कि मैं नहीं पढ़ पाता, ठीक है। तो अगर कोई टॉपर ने मुझे कहा कि नहीं यार रात में पढ़ना चाहिए क्योंकि रात में डिस्टर्बेंस नहीं होता, बट अगर मैं पढ़ ही नहीं सकता तो मैं स्ट्रेटजी को कैसे फॉलो करूंगा, मैं तो सुबह कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी खुद मतलब आइडेंटिफाई करनी होगी कि क्या तरीका सही है। और हो सकता है उनमें से कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो जो अपने लिए नया रास्ता बना रहा हो, ठीक है, उसकी एकदम अलग अप्रोच हो, तो ये नहीं कि वो गलत है, वो सबसे अलग कर रहा है, तो हो सकता है वो भी किसी दिन पहुंच जाए टॉप पे। तो ये रास्ता सही है कि नहीं, आपको थोड़ा खुद में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ
एनालिसिस के थ्रू कि मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं, कंफर्टेबल हूँ कि नहीं। बहुत सही। मैं एक बार एक IAS ऑफिसर का इंटरव्यू ले रहा था, उनका 44th रैंक था, दिव्यांशु निगम नाम है। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर यूपीएससी में 800 पोस्ट आते हैं ना, तो वो जो 800 लोग सिलेक्ट होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं और आपके पास 800 वे हैं क्लियर करने के लिए यूपीएससी। तो ये एक बात मुझे स्ट्राइक की थी कि हाँ भाई, मतलब आप जो आपको अच्छा लगे, बेस्ट सूटेड रहो, उस चीज़ को फॉलो करो। ये नहीं कि जो एकदम ऑपोजिट आपके नेचर में होगी, रात को आप जग ही नहीं सकते फिर भी जग रहे हो क्योंकि एक टॉपर ने कह दिया, तो ये बहुत सही है। तो अब तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आप मुझे बताइए कि एग्ज़ाम की तैयारी करनी कैसी चाहिए। मतलब एग्जाम्पल के अब अगर हम लोग सोचते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी करनी है हमें, तो प्रीलिम्स की तैयारी कैसी करनी चाहिए हम लोगों को? बिल्कुल स्टार्ट से बताइए। अगर मैं एकदम लेमैन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो मैं कैसे करके स्टार्ट करूँ? देखिए, मेरा ये मानना है, सबसे पहले आपको इसमें कम से कम 1 साल का मिनिमम टाइम पीरियड रखना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम मतलब सीजीपीएससी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और मैं ये कहता हूँ ना कि आप शुरू करो मेंस के प्रिपरेशन से। इसके 2 रीज़न है। प्री थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है, और मेंस की तैयारी करोगे ना तो प्री के कुछ पोर्शंस तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो मेंस की जब आप तैयारी शुरू करते हैं, मान लीजिए कि मैं एक रफ एस्टिमेट लूँ कि आपने अप्रैल से मेंस की तैयारी चालू की, तो आपका मेन फोकस पहले इसमें होना चाहिए कि मेंस के सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएं, ठीक है। मतलब ये है कि आपने मेंस में आपको जो भी पढ़ना है वो आप पहले फाइंड आउट कर लें कि आप किन रिसोर्सेज से पढ़ेंगे और वो सारे सोर्सेज कंपाइल्ड हो जाएं। मतलब आपको प्री निकलने के बाद ये मत सोचना पड़े कि मैं इस टॉपिक को कहाँ से पढ़ूँ, या फिर आपके पास 4 अलग अलग बुक हैं, आपको चारों बुक फॉलो करनी पड़ रही हैं। तो ये काम आपको उस शुरू के फेज़ में कर लेना चाहिए कि आपने सारे सोर्सेज को कंपाइल कर लो, सारे अपने नोट्स कंपाइल कर लो, नोट्स बना लो और कम से कम एटलीस्ट एक रीडिंग लेके उसको याद कर लो। तो मेंस का अप्रोच आप ये रख सकते हो। मान लो एक रफ आपने अप्रैल से चालू किया, तो और ये सारी प्रोसेस आपकी लगभग खत्म हो जाने से जुलाई सितंबर तक हो, मतलब आप मेंस का कंप्लीट कर लो। अब इसके बाद आप प्री की तैयारी चालू करो, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसे कि अब प्री का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना भी अब जरूरी है और थोड़ी स्टैंडर्ड आपको टेक्स्ट बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले थोड़ा कम टाइम लगता था, बट आपको अब थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके चलना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। सितंबर के बाद है ना, इनको लगभग प्री की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। अगले 4-5 महीने एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि सारे जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उनका मिनिमम 2 से 3 बार रिवीजन कर लो, ताकि आप दिसंबर तक एटलीस्ट मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के सिचुएशन में आ जाओ पूरी तरीके से। उसके पहले तो आप टेस्ट चालू कर लो, लेकिन क्या वो सेक्शन वाइज होने चाहिए, मतलब सब्जेक्ट वाइज जो कोचिंग्स में जनरली होते हैं। बट दिसंबर के एंड तक ये हो जाना चाहिए कि ठीक है, आप पूरे के पूरे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के फेवर में मतलब होने चाहिए कि वहाँ से ठीक है अब मैं पूरा अटेम्प्ट कर सकता हूँ। वहाँ से फिर आपका केवल रिवीजन और टेस्ट यही चलना चाहिए। तो एक आइडियल साइकिल आपका यही है। इंटरव्यू कैसा है, कुछ एक आधे स्टूडेंट ने मुझे पूछा सर मैं अभी इंटरव्यू की तैयारी करूँगा। मैं बोला नहीं भैया, इंटरव्यू की तैयारी करने की अभी जरूरत नहीं है। वो ऐसा है कि वो आपका 1 महीने के फेज में वो तैयारी पूरी हो जाती है और उसका काफ़ी सारा नॉलेज बेस आपका प्री और मेन से भी आ जाएगा। तो इंटरव्यू के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है। ये प्री और मेंस की मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जिसको आपको तैयारी करनी है। अप्रैल से सितंबर तक आप मेंस का प्रिपरेशन कर लो और फिर सितंबर के बाद से अपनी प्री की तैयारी चालू कर लो, दिसंबर तक एंड कर लो। उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट और रिवीजन करो लगातार। ओके। तो इस फेज में पूरा आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो, आंसर राइटिंग का भी है कि अगर आपने अप्रैल से चालू किया है तो एटलीस्ट जून जुलाई आते तक आप फिर सेक्शन वाइज अपने मॉक टेस्ट चालू कर सकते हो, ठीक है। बट कई लोग ऐसे ही मुझे मिले हैं जो जुलाई अगस्त से अपनी तैयारी चालू की है, तो उनके लिए ना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना इसलिए मुश्किल होता है ना, क्योंकि क्या होता है कि उनके सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, उनके नोट्स नहीं फॉर्म हो पा रहे हैं और क्या टेस्ट हर 1 हफ्ते में पढ़ रहे हैं लगातार, तो कुछ चीज़ नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है। कि टेस्ट दें कि अपनी चीज़ें कंप्लीट करें, समझ लो बीच में कहीं फंसे हुए हैं। अब इसी बीच आ जाते हैं प्री के मॉक टेस्ट। अब इसका अलग टाइम टेबल चल रहा है, कोचिंग का अलग टाइम टेबल चल रहा है, मेंस का अलग टाइम टेबल चल रहा है। तो जो मॉक टेस्ट आपको ना, इसको ना थोड़ा सा खुद में एनालिसिस करो कि कितना कंप्लीट हुआ है। खुद से आप राइटिंग प्रैक्टिस करो ना। आपने हफ्ते भर जो पढ़ा है, वीक के एंड में आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन तो अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, या आसपास कोई किसी कोचिंग का अगर टेस्ट पेपर हो रहा है वो ढूंढ लो। तो वहाँ से आप वीकली खुद को एनालाइज करो। फिर प्री के बाद सफिशिएंट टाइम मिलता है 3 महीने, जहाँ पे आप अपना रिवीजन भी कर लो, क्योंकि आपने मेंस की चीज़ों को पहले इधर कंपाइल कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब प्री जैसे ही निकला, आपको क्या करना है, अपना रिवीजन चालू करना है और मॉक टेस्ट देना है। तो शुरू में बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट के लिए नहीं हड़बड़ाना चाहिए। पहले आप एटलीस्ट 70% 80% अपनी तैयारी कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट में आओ। ओके। अब जैसे अगर हम लोग मेंस की तैयारी के लिए आप बार बार बोल रहे हैं, तो उसके लिए किस टाइप की अलग बुक्स कुछ रहती हैं जिनसे तैयारी करना चाहिए, या प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर ही कंप्लीट कर लेना चाहिए? किस तरीके से करना चाहिए? जैसे क्योंकि आपने बहुत कम टाइम फ्रेम में किया है ना, तो आपने क्या अप्रोच लगाया था? देखो, मेरा सबसे पहला बेसिक अप्रोच ये था कि मुझे जो सिलेबस में जो कीवर्ड्स हैं वो सारे कवर करने हैं, ठीक है।
और वो सारे मैंने अपने नोट्स पे, फिर उनको सबसे पहला फोकस था कि नोट्स मेरे कंपाइल जो मैंने कहा हो जाए और सिलेबस के सारे कीवर्ड्स उसमें कवर्ड हो। तो मेरा सबसे पहला बेसिक अप्रोच यही था। अब जहाँ तक बुक्स की बात है ना, तो अपने आप में कोई बुक आपको सफिशिएंट नहीं मिलती, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यही करना है, सिलेबस उठाना है, सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं आप आइडेंटिफाई कीजिए, आपने जो भी बुक फॉलो की है उस बुक में सारे टॉपिक्स मेंशन है कि नहीं, फिर जहाँ पे जो टॉपिक मिसिंग है उस टॉपिक को आप उसमें ऐड कीजिए। प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उससे आपको ये एनालिसिस होगा ना कि कोई भी टॉपिक की डेप्थ क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से मैं साइंस का बोल रहा हूँ, तो जो फोटोसिंथेसिस का चैप्टर है उस चैप्टर को सीजीपीएससी में तो डेप्थ में से कवर करता है, तो आपको फिर पता है कि वहाँ पे आपको 10th के लेवल से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो अंदाजा होता है ना टॉपिक्स का कि किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप उसका अंदाजा लगा के फिर उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच आप मेंस के लिए अगर करेंगे ना कि सिलेबस से सारे कीवर्ड्स आपके कवर हो जाए, चीज़ों को कितना डेप्थ में पढ़ना है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज कर लें और सारी चीज़ों को एक जगह कंपाइल कर लें। तो सिलेबस तो डिफाइंड है, ऐसा भी नहीं कि आपको कोई अननोन चीज़ पढ़नी है, प्री में थोड़ी अननोन चीज़ें हैं, ठीक है। एवरीथिंग अंडर द सन इज यस, ठीक है। तो वहाँ पे तो चलो आपको नहीं पता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक, पर यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या पढ़ना है। प्री में भी लगभग पता है कि आपको एनालिसिस करना है कि क्या टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मेंस में सारी चीज़ें पहले से आइडेंटिफाइड हैं, आपके लिए रखी हुई है कि ये सिलेबस है, आप इस सिलेबस को पढ़िए और अपनी तैयारी कीजिए। तो वहाँ पर आपको कहीं बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है, ठीक है। टू द पॉइंट सिलेबस की तैयारी करने से लगभग मेंस आपका निकल जाएगा, हो जाता है। तो सर अगर आपसे हमको नोट्स चाहिए किसी भी स्टूडेंट को तो क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने इंग्लिश में बनाया हुआ बहुत सारी चीज़ें, तो कैसे मिल सकता है? देखो मेरे नोट्स दो फॉर्म में है, एक तो जो मैंने बुक्स में बनाए हैं, तो बुक्स जो पहले जो मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं रिटर्न फॉर्म में, वो सारे मैंने अपने चैनल सीजीपीएससी रिसोर्सेज में डाल दिए हुए हैं, ठीक है। तो सारे के सारे टेलीग्राम के जो नोट्स हैं, हाँ, वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो सीजीपीएससी रिसोर्सेज, तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो मेरे सेकंड है, जो मतलब जो बाकी नोट्स है जो मैंने बुक में बनाए हैं, अब बुक का इशू है कि कॉपीराइट का इशू है कि वो बुक मतलब किसी कोचिंग के हैं जिन पे मैंने अपने नोट्स बनाने की कोशिश की है, तो उन बुक्स को थोड़ा डालना मुश्किल है। हालांकि वो बुक्स की भी स्ट्रेटजी, मतलब मैंने कौन सी बुक्स फॉलो की और वहाँ उनमें मैंने कहाँ से क्या ऐड ऑन किया, ये भी मैंने उस चैनल पे डाला हुआ है, तो वहाँ पे जाके स्टूडेंट मतलब है कि आप लोग गाइड कर रहे हैं, है ना। पर ये फिर कैसे सोचा आप लोगों ने कि हमको गाइड करना चाहिए किसी और को, और क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं ना जो आप लोगों को फेस करने में, तो ऐसा आइडिया कहाँ से आया कि आप लोगों को गाइड करें? देखो, एक तो पहली बात, सिलेक्शन के पहले से ही मेरा ये था कि कब एग्ज़ाम निकला तो लोगों की हेल्प की जाएगी। ये जो आइडिया था ना, ये उसी टाइम से था कि जो कमियां हमने फेस की थी उस टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि पीएससी एग्जाम देने के बाद तक भी मैंने कभी किसी की आरटीआई कॉपी नहीं देखी अपनी पूरी प्रिपरेशन टाइम के दौरान। तो मुझे आइडिया नहीं था कि आंसर्स किस तरीके के आंसर्स में वहाँ पे नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये थी, और भी मतलब किसी के नोट्स अवेलेबल नहीं होते थे कि लोग कैसे नोट्स बनाते हैं, टॉपर किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना मैंने फेस की हुई थी, ठीक है। हालांकि मेरे एक भैया हैं जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की प्रिपरेशन में, उनसे मैं गाइडेंस लेते रहता था, बट फिर भी एग्जैक्टली क्या होता है ना कि आप जिस रास्ते में हैं, जैसे मैं एक इंग्लिश मीडियम में था तो मेरे पास कोई इंग्लिश मीडियम वाला गाइड करने वाला मेरे पास नहीं था कि जो मुझे इंग्लिश मीडियम प्रॉपर तरीके से गाइड कर दे। तो ये सारी जो कमियां जब मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम में फील की ना कि जो चीज़ होनी चाहिए थी तो हो सकता है मैं और पहले कर चुका होता या और बेहतर तरीके से कर चुका होता, तो वो कमियां जब मैंने फील की तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं तो खुद से जितनी हेल्प हो सकती है, पैसा तो लग नहीं रहा है, तो ठीक है अब उस तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश की जाए। खास करके जो काफ़ी मतलब डिप्राइव्ड सेक्शन के जो लोग हैं, जो काफ़ी मतलब पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, या जिनके सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छे नहीं हैं, तो मुझे पता है वहाँ पे आपको कैसा फील होता है और वहाँ पे कैसे डूबते को तिनके का सहारा भी कितनी बड़ी बात होती है। तो उन सारी चीज़ों को मुझे अंदाज़ा था, तो ये तो था कि ठीक है जैसी मतलब जब भी सिलेक्शन होगा और इस तरीके की अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को हेल्प करने की, तो बिल्कुल जितनी ताकत हो सकेगी पूरी ताकत के साथ करेंगे। और यही नहीं, आपके सारे बैच के लोग भी ऐसे ही हेल्प कर रहे हैं ना। अब सडनली ये भी कोइंसिडेंस आप देखो कि 19 बैच के बहुत सारे टॉपर्स आ गया है। नी सर हो गए, पीयूष सर हो गए, मेरा चैनल है, हिमांशु सर और नीतीश सर का चैनल है, नितिन सर का चैनल है, आशुतोष सर का चैनल है, और भी मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो फिर लोगों की हेल्प करने के लिए सामने आए हैं, और हो सकता है कि अब नेक्स्ट बैच में हमसे ज़्यादा लोग आएंगे, ये और ज़्यादा बेहतर लोग भी हो सकते हैं। तो ठीक है कि ये चीज़ की जो शुरुआत हुई है अब ये आगे जाएगी। अब देखो इसमें भी एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक ना जस्ट मेरे बैच के पहले राहुल शर्मा सर का एक चैनल था सीजीपीएससी गाइड, तो उनके वीडियोस में कई बार देखता था, तो वहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा होता था कि इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया होगा। तो ये सारी चीज़ें पता थी कि यार लोगों को इतनी ज़रूरत होती है आपकी, आपके गाइडेंस की, आपकी बातों की, आपके एक्सपीरियंस की।
तो जब ये सारी चीज़ें आप उनसे शेयर करते हैं ना तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है, और थोड़ी उनको अप्रोच मिलती है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में थी, तो फिर ये सारे चैनल की शुरुआत हुई। बहुत सही है। यही यहाँ पर भी एक एफर्ट है कि ये वीडियोस देख के अगर कोई इंस्पायर हो जाता है, क्योंकि ये वीडियो सालों तक रहेंगी। हाँ। तो जब भी कोई देखे तो ये रहे ना कि कोई एक ऐसे आए थे सिद्धार्थ सिंह चौहान जैसे जो इंग्लिश मीडियम में इतने अच्छे रैंक से निकाले हैं। तो आप मेरे को बताइए इंटरव्यू के लिए कैसे करना चाहिए, क्योंकि आपने तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, जीटीज़ दिए हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, किस डायरेक्शन में करना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टुवर्ड्स योर इंटरव्यू प्रिपरेशन? देखो, इंटरव्यू की ना प्रिपरेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको अपना बैकग्राउंड अच्छे से उसको स्टडी करना है, उसको प्रिपेयर करके रखना है। सेकंड चीज़ है कि कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ कोशिश कीजिए अपने आंसर्स में इंक्लूड ना करिए, ठीक है। और जो मेरा एक्सपीरियंस था ये मैंने पहले एसएसबी काफ़ी बार दे चुका हूँ, तो कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वहाँ पे प्ले करती है। तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। इंटरव्यू का जो माहौल होता है ना, बहुत नॉर्मल से हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, वहाँ भी वैसी कॉन्वर्सेशन होती है, अनलेस आपने कुछ ऐसी उटपटांग बात ना की हो जहाँ पे उनको गुस्सा आ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है। तो आपको सबसे पहले तो अपना बैकग्राउंड अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब बैकग्राउंड में क्या है, आपका नाम, आपके फैमिली का बैकग्राउंड, ठीक है, इवन आपका सरनेम भी कभी कभी आपके बायोडाटा में शामिल होता है, आपकी एजुकेशन, ठीक है, आप कहीं अगर आपने जॉब किया हुआ है, आप जिस शहर में रहे हुए हैं, ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपका बैकग्राउंड बनाती हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन होते हैं। फिर आपको थोड़े सिचुएशनल क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डाला जाएगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए कहीं ट्रैफिक जाम है, आप कैसे निकालोगे लोगों को वहाँ से, क्या करोगे। अभी मान लो शहरों में इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे। आप कहीं नक्सल एरिया में पोस्टेड हो, सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। एक्सीडेंट हो गया, राइट्स हो गए, सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। तो इस तरह के कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन हो गए। फिर आपका जो लेटेस्ट जॉब रहा हो, या आपका जो भी लेटेस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट या पीजी का सब्जेक्ट रहा हो, वहाँ से क्वेश्चन होते हैं। मुश्किल तब खड़ी होती है जब कोई एक्सपर्ट भी आपकी बैकग्राउंड का हो, तो वहाँ से फिर तो डेप्थ में क्वेश्चन होने चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसको प्रिपेयर करके जाना है। तो आप बताइए आपके साथ कुछ जो ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ हो या जो आपको याद हो। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग नॉर्मल जो हुए थे वही थे, जैसे कि बैंक, इसके पहले मैं 3 साल बैंक में था, तो इकोनॉमी बेस्ड शुरू में काफ़ी सारे क्वेश्चन हुए, ठीक है। बैंक के मर्जर उस टाइम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो उस पर बातचीत हुई मेरी। सिचुएशनल क्वेश्चंस काफ़ी सारे हुए कि मान लो, पहले तो बात शुरू कहीं से होती है, और फिर घूमते घूमते कहीं पे जाके फिर क्वेश्चन का फॉर्म ले लेती है। जैसे कि यूथ पॉलिटिक्स पे बात शुरू हुई कि आप यूथ पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हो कि नहीं, तो मेरा आंसर था कि सर मैं सपोर्ट करता हूँ। तो फिर उनके और भी कुछ उन्होंने बातें रखी अपनी, मतलब वो ये जता रहे थे कि हम सपोर्ट नहीं करते। तो अब मैं स्टैंड कर रहा था कि मैं सपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ से बात घूमते घूमते पहुंची सिचुएशनल क्वेश्चन में कि मान लो यूनिवर्सिटी के सामने एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पे सारे यूपीडर बैठ गए हैं, चक्का जाम कर दिए, तो आप कैसे उस सिचुएशन से डील करोगे। तो इस तरीके से बात वहाँ पे पहुंची। फिर एक क्वेश्चन था मेरा कि जो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है, आप उसको किस मॉडर्न तरीके से आप उसको डील करोगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। एक क्वेश्चन था माइग्रेशन के ऊपर था कि आप माइग्रेशन को कैसे रोकोगे। एक एलिफेंट की प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड सिचुएशन क्वेश्चन था। तो इस तरीके की सिचुएशन क्वेश्चन आएंगी तो आपको उनका जवाब देना है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर करके रखते हो कि आपका बस वो जनरल इंटेलिजेंस जो शुरू से रहा है वही सामने आएगा? देखो, दोनों मिक्स होगा, क्योंकि देखो आपको पता है नक्सलिज्म की प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो आप एक्सपेक्ट करो उस क्वेश्चन को। ऐसी बहुत सारी जो जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है ना, उन पे आप थोड़ा प्रिपेयर रहो कि मान लो हेल्थ का इशू है, माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, और भी कई सारी जो प्रॉब्लम आसपास हम फेस करते हैं, उन चीज़ों को आप थोड़ा प्रिपेयर कर रखो कि मान लो क्वेश्चन आप पूछा जाता है तो आप क्या एक आंसर दोगे वहाँ पे। तो आप काफ़ी सारी चीज़ प्रिपेयर करते हो, बट थोड़ी सी फिर वहाँ पे आपके अंदर से भी निकले कुछ आंसर्स कभी कभी आते हैं, और वही चीज़ है कि वहाँ पे आपको कुछ भी कंट्रोवर्शियल चीज़ बोलने से बचना है, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ बोली तो वहाँ पे फिर नेगेटिव इम्पैक्ट बनना आपका चालू होता है। क्योंकि आप एक ऑफिसर ही, तो आपको जब पब्लिक को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा नहीं करना है ना कि आप अगेंस्ट हो। आपने जो प्रीएम्बल पढ़ा हुआ है, आपको उस प्रीएम्बल को अपने अंदर इनकलकेट करना है, ठीक है। एज एन ऑफिसर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, आप सबको इक्वल ट्रीट करोगे, ठीक है, आप सबके जस्टिस के लिए अपने एफर्ट पुट करोगे। तो इंटरव्यूअर आपसे उन्हीं क्वालिटीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आपको आपके आंसर्स में वो चीज़ें दिखनी चाहिए। बहुत सही। और ये चीज़ें दिखेंगी तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे वहाँ। तो सर, ये तो अब हम लोगों को पता चल गया कि प्री, मेंस और इंटरव्यू की कैसी तैयारी करनी चाहिए, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑल ओवर छत्तीसगढ़ कई स्टूडेंट्स को रहता है कि कोचिंग ज़रूरी है क्या? आपने कैसे किया, विदाउट कोचिंग किया, विद कोचिंग किया, इसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट करिए। देखो, प्रिपरेशन के टाइम ना कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं है,
चाहे कोचिंग हो, चाहे कोई पर्टिकुलर बुक हो, चाहे कोई पर्टिकुलर अप्रोच हो। कंपलसरी अगर आप बोलोगे तो कोई भी चीज़ कभी कंपलसरी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आप कोई और रास्ता निकाल लेते हो। बट हाँ, अगर कोई ये पूछे कि कोचिंग ज्वाइन करना बेटर है कि नहीं ज्वाइन करना बेटर है, तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उसका मतलब रीज़न ये है ना कि आपको जब कोई रेगुलर गाइड करने वाला होता है ना, तो कोचिंग में क्या होता है, आपको पहली बात तो गाइड मिलते हैं, ठीक है, और टाइम टाइम पे आपका एनालिसिस होता है, आपका एक ग्रुप फॉर्म होता है। तो ये सारी चीज़ों का एक एडवांटेज होता है वहाँ पे। तो अगर आप फाइनेंशियली ठीक ठाक कंडीशन में हो, आपके पास इतनी टाइम अवेलेबिलिटी है कि आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई बुरी बात नहीं होती कोचिंग ज्वाइन करना। जो भी ज्वाइन करे पहले पता कर लो वहाँ कैसी पढ़ाई होती है, और वहाँ पे फीडबैक वहाँ का एक बार ले लो और आप बिल्कुल ज्वाइन कर लो। हाँ, जो नहीं ज्वाइन कर सकते उनके लिए ऐसा नहीं कि कोचिंग ज्वाइन किए बिना कुछ होगा ही नहीं। मैंने बिना कोचिंग के से अपनी पढ़ाई पूरी की है। हमारे बैच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना कोचिंग के जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन की है। तो कुछ कंपल्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो कर लेना चाहिए। बेटर है ना कोई गाइड रहे आपके साथ, वो आपको रास्ता बताते जाए अकेले चलने से। तो बस वही वाली चीज़ है, कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर कर लोगे तो एक बेटर पोजीशन में आप रहते हो हमेशा। कभी ऐसा नहीं लगा कि डीमोटिवेट हो रहे हो, फेलियर्स देख रहे हो? मतलब अपने अपने उस पॉइंट को बताइए जिस दिन आप सबसे लो पे थे, ऐसा लगा था यार कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा, मतलब वो डीमोटिवेटेड पार्ट, फिर उससे आप बाहर निकले? क्योंकि कई लोग हैं ना यहाँ पे सालों से मेहनत कर रहे हैं, और कैसे बाहर निकले चाहिए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। देखो, डीमोटिवेशन ना मेरा सीजीपीएससी के फेज में तो नहीं आया। आर्मी का जब मैं एग्जाम दे रहा तब मेरे अंदर वो चीज़ आई थी। इवन जब मुझे याद है आज ही, जब मैंने अपना फर्स्ट एसएसबी मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो मुझे एसएसबी का कॉल आया। पहली बार था तो बहुत एक्साइटेड था, और लगभग 5 दिन की प्रोसेस होती है वहाँ पे, और ऑलमोस्ट 25-30 अलग अलग टेस्ट होते हैं 5 दिन की पूरी ड्यूरेशन में। और पहले दिन जो वहाँ पे टेस्ट होता है ना, वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। मतलब लगभग 100-150 लोग आएंगे वहाँ पे एसएसबी को अटेम्प्ट करने में, और उसमें से 25 to 30 लोगों को सेलेक्ट करके बाकी 4 दिन के लिए रुकवाया जाता है, और बाकी लोग को पहले दिन स्क्रीनिंग के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। मैं पहले दिन ही बाहर हो गया पहली बार। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि इंटरव्यू का कॉल आना मतलब ऐसा था बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। और आदमी सपने बुन ही लेता है कि यार अब तो यूनिफॉर्म मिलेगी, एसएसबी निकालना है करके। तो वो ब्रेकिंग पॉइंट था मेरे लिए। काफ़ी मतलब उस टाइम डीमोटिवेटेड था कि यार कैसे करूँगा अब करके। लेकिन फिर ये था कि नहीं, आर्मी में ही जाना है। तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो स्क्रीनिंग में क्लियर हुआ, 5 दिन रुका, फिर बाहर, तीसरी बार दिया फिर बाहर, चौथी बार दिया फिर बाहर, 5वीं बार बाहर, 6वीं बार बाहर। फिर लास्ट मेरा 7th अटेम्प्ट हुआ एफ कैट का, मैसूर एयरफोर्स स्टेशन वहाँ पे है, एसएसबी है, वहाँ पे हुआ। वहाँ पे जब फाइनल फिर ऐसा हुआ ना कि एसएसबी उस टाइम मेरा काफ़ी अच्छा गया था, वो 5 दिन था। तो लगभग मुझे लगा कि मैं जितना कर सकता था मैंने किया, बट उस बार भी नहीं हुआ। तो वो मेरे लिए थोड़ा एक डिमोटिवेशन वाली चीज़ थी कि मतलब लाइफ में जो चीज़ करनी थी वो चीज़ अब कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो लगभग मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। और वो रिग्रेट ऐसा था कि अगले 3-4 सालों तक मेरे अंडर रहा कि मतलब जिस चीज़ में जाना था वो चीज़ नहीं मिल पाई। तो वो थोड़ा फेस था जहाँ पे मैं थोड़ी चीज़ों को रिग्रेट करता था कि थोड़ा सा बेटर कर लेता ना यार तो हो जाता। बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो चीज़ अगर ख़त्म हो गई तो अब आगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो और अब आप मानते हैं क्या कि वर्दी का सपना पूरा हो रहा है करके? उम्मीद है कि अब पूरा हो रहा है, और देखते हैं हम कैसा फील होता है उस टाइम। वो तो उस मोमेंट की बात होगी जब वर्दी चढ़ेगी। थोड़ा सा बताइए तो उसके बारे में, वो एग्जाम डे के रिजल्ट के बारे में। आप मेहनत किए, आपका जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन कैसे इमोशंस थे आपके अंदर, किनको फ़ोन लगाया, क्या बातें की, थोड़ा सा उस दिन का। उस दिन ऐसा हुआ ना कि रिजल्ट लगभग दोपहर में आने का था कि दोपहर शाम तक आया करके, रिजल्ट नहीं आ रहा था। शाम को मेरे 2 दोस्त हैं, उनको मैंने बोला कि शाम को खाने पे चलेंगे कहीं बाहर। तो शाम के 6-7 बजे रिजल्ट आया ही नहीं। तो मैंने बोला एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं तो नहीं खा पाऊंगा अभी कुछ भी। और मैं रूम में लेटा हूँ ना, और एकदम एंग्शियस, धक 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 हो रहा है लगातार। फिर उसके बाद 8-9 बजे के बीच किसी टाइम पे रिजल्ट आया। तो मुझे पता था कि ना रैंक अच्छा ही आएगा, तो स्क्रॉल करना चालू किया तो फिर 39 रैंक आया। तो थोड़ा सा अफसोस हुआ कि थोड़ा पीछे हो गया यार, चूक गया। फिर नंबर देखा तो लैंग्वेज में बहुत कम नंबर थे, तो और ज़्यादा मतलब उस टाइम शुरू में मतलब एकदम फर्स्ट था कि अरे यार कुछ और बेटर होना था। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा था कि ठीक है यार, फाइनली बैंक से निकल गए हैं, यहाँ जॉब लग गई है, रेस्पेक्टेबल जॉब है, लोगों की रिकॉग्निशन भी बहुत मिल रही है। तो फिर खैर बहुत खुशी हुई, पेरेंट्स को प्राउड भी फील हुआ। ठीक है, फिर इधर उधर से कॉल आने भी शुरू हुए, रिश्तेदारों के, दोस्तों के,
और इवन बैंक से भी मुझे कई जगह से कॉल आया कि सर कैसे निकाला है बता दिए सर, मैं भी बैंक में, मुझे भी निकलना है। तो उसके बाद का फिर फेस काफ़ी अच्छा रहा। फिर अपने बैच वालों से भी मिलना जुलना हुआ, घूमना फिरना हुआ। तो उसके बाद का फेस मतलब काफ़ी सही था, काफ़ी एंजॉयबल था, काफ़ी अच्छा फील होता था। और फाइनली जब ये वाला पता चला कि डीएसपी भी आपका हो सकता है करके, तो कैसा लग रहा था कि फाइनली वो जो यूनिफॉर्म वाला सपना था वो पूरा हो रहा है? देखो थोड़ा सा ना ऐसा था कि शुरू में मैं जैसे बताया कि शुरू में ना एक टाइम पीरियड ऐसा भी था कि जब मैं डीएसपी को अपने पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं डाल रहा था, क्योंकि वो जो आर्मी वाला फेज था उसको निकले 3-4 साल हो चुके थे। तो फिर ऐसा था कि मतलब ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट नेचर का हूँ तो ये क्राइम वाइम वाली चीज़ें, अब ऐसा लगता था कि नहीं यार मेरे उसका नहीं, तो प्रेफरेंस में डाल नहीं रहा था। बट पेरेंट्स ने इंसिस्ट किया कि नहीं यार इसको डाल दो, अच्छी पोस्ट है, तो मैंने उसको डाल दिया था। फिर जब 39 रैंक आई, एनटी की पोस्ट अलॉट हुई, उस टाइम पहली बार थोड़ा अखरा यार कि नहीं यूनिफॉर्म मिल सकती थी, चूक गए। तो फिर उस टाइम जब बुरा लगा, फिर लगा कि नहीं यार अगर वेटिंग क्लियर हो जाती, सेकंड वेटिंग थी, तो बहुत अच्छा होता करके। तो प्रे कर रहा था और सडनली ऐसा हुआ, ऐसा मतलब सिचुएशन अराइव हुई कि 20 का रिजल्ट जस्ट उसके बाद आया और वेटिंग क्लियर हो गई। तो फिर खुशी थी कि चलो यार ठीक है, यूनिफॉर्म वो वाली नहीं, ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म नहीं मिल पाई तो क्या हुआ, ये यूनिफॉर्म तो मिल जाएगी। तो फिर अब खुशी तो है खैर उस बात की, बाकी फिर वही जब वो मोमेंट आएगा तब उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी। वो जो आपने कहा ना कि यूनिफॉर्म आपको चुनता है, हाँ ये एक्चुअली मैंने नहीं कहा था, ये मेरे कलीग हैं, जब मैं रायपुर गया था तो उन्होंने ये बात कही थी कि वर्दी आपको चुनती है। तो हो सकता है कि ये बात उन्होंने जो कही हो सकता है सही भी। सही। तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि एज अ नायब तहसीलदार आप हैं कौन, आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, कुछ इसके बारे में बताइए। देखो नायब तहसीलदार ना बेसिकली यहाँ पे 2 जॉब हैं आपकी। एज ए नायब तहसीलदार आप रेवेन्यू के लिए काम करते हो, रेवेन्यू मतलब कि जो ज़मीन से जुड़े हुए मामले होते हैं, और एक और इसके साथ पोस्ट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, जहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर से डील करते हो। तो ये दोनों चीज़ों को आपको साथ में हैंडल करना होता है। तो रेवेन्यू के तो वही काम है, नामांकन हो गया, बंटवारा होता है, ज़मीन से रिलेटेड मतलब जितने भी जो मैटर्स होते हैं वो सारे रेवेन्यू के आप उसमें देखते हो, ठीक है। और एज ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आप लॉ एंड ऑर्डर संभालते हो। लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मान लो कहीं पे स्ट्राइक हो रही है, ठीक है, तो आपको भेज दिया जाता है ज्ञापन लेने के लिए। इवन मान लो कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि होली की ड्यूटीज़ लगती हैं, तो वहाँ पे कई जगहों पे इंचार्ज बना दिया जाता है कि इस जोन को आपको देखना है। मान लो कोई प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, मान लो किसी मिनिस्टर्स का दौरा है, ठीक है, या कोई भी ऐसी सेलिब्रिटीज़ का दौरा है जहाँ पे चीज़ों की देख रेख करनी है, सिचुएशन को हैंडल करना है, तो वहाँ पे भेज दिया जाता है। और एक चीज़ जो मुझे भी ज्वाइन करने से पहले पता नहीं थी कि जितनी सस्पिशियस डेथ्स होती हैं उनमें भी जाना होता है। तो ये चीज़ें मुझे ज्वाइन करने के पहले पता नहीं थी, और ज्वाइन किए हुए मुझे 1-2 हफ्ते ही मैक्सिमम हुए थे, और सर ने बोला कि सिद्धार्थ एक जगह शव का पंचनामा करने चले जाओ। तो पहली बार मैं जा रहा था, उसके पहले मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था उस चीज़ का, मतलब उस काम का भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो सारे गाँव वाले बैठे हुए थे, और एक तरीके से मैं ही समझ लो वहाँ पे इंचार्ज की भूमिका निभा रहा था। तो मेरे लिए काफ़ी और था, मतलब जिस काम को मैंने कभी देखा नहीं था वो काम करने के लिए मुझे वहाँ पे भेजा गया था। तो मुझे ये पहली बात तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना है। तो खैर मैं अपने साथ एक पर्सन को ले गया था जो मुझे बता रहे थे वहाँ पे कैसे क्या करना है। फिर वहाँ पे ऐसा था कि किसी ने फांसी लगा ली थी, तो वो हमारी प्रेजेंस में फिर उसको मतलब समझ लो ताला खुलता है वहाँ पे, ठीक है, आपको देखना होता है और उस जगह के बारे में थोड़ा सा बयान लेने होते हैं, तो वो हमारे सुपरविजन में वहाँ किया जाता है। तो मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, तो मैंने मजाक में पुलिस वाले को कहा कि मुझे भी जाके देखना पड़ेगा क्या, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता था इन चीज़ों से। फिर फाइनली मैंने जाके वो देखा। फिर एक बार एक इससे इंसिडेंस मुझे याद आया कि जब कोविड आया था इस साल Feb-March के आसपास, तो उस टाइम मुझे एक जगह का इंचार्ज बना दिया गया एक जोन का। तो वहाँ पे हम मास्क की चेकिंग कर रहे थे। तो अब मास्क की चेकिंग कर रहे थे तो क्या हुआ उसी समय ना मेरे साथ 3-4 RI थे, और पुलिस स्टेशन से भी कुछ पुलिस वाले आए हुए थे वहाँ पे। तो एक टीम पूरी हमारी वहाँ पे चेकिंग कर रही थी। तो वहाँ पे मैं किसी लड़के को कुछ समझा रहा था, उतने में ही पीछे मैं देख रहा हूँ कि कुछ आवाज़ आ रही थी लड़ने जैसी। तो मैं जाके देखा तो एक आदमी था, उसने जो मैं एक RI साहब थे तो उनको बोला कि इन्होंने मुझे मारा है, जो पर्सन था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इनको मारा है क्या करके, क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना था। तो उन्होंने सर मैंने नहीं मारा है इसको, मैं बस इसको रोका हूँ, ये मेरा मतलब सर फालतू मुझे ऐसा बोल रहा है करके। तो मैंने बोला तो नहीं मार रहे यार, तुम्हें हो सकता है रोके हो तो तुमको ऐसा फील हो गया होगा, बाकी ऐसा नहीं है, बस आपको मास्क पहनने के लिए हम लोग बोल रहे हैं,
तो बस मास्क आप पहन के घूमिए ताकि आप कोविड से बचे रहें। तो उतने में ये हुआ कि उसने पत्थर उठा लिया मारने के लिए। अब वो पत्थर उठा के एम ले रहा है, ठीक है। अब जो आ रही थी वो मेरे पीछे आ गए। अब मुझे ये डर लगी कि यार ये पत्थर मुझे ना मार दे। और समझ लो हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, वो मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, वो मेरे आगे आगे ऐसे घूम रहे हैं और वो पत्थर ऐसे उठाया हुआ है। तो मुझे लगा यार ये तो पागल है, ये तो पत्थर मेरे को मार देगा कहीं इसने पत्थर छोड़ा तो। फिर ले देके मैं उसको तब भी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि रुको रुको, नहीं मार रहे यार तुमको, और बस मास्क पहनने के लिए बोल रहे, मास्क बस पहन लो, ठीक है आप जाओ यहाँ से ऐसे करके। उतने में फिर वो चांस जमीन बैठ गया और उसने पत्थर उठाया और लगातार अपने सर को स्ट्राइक करना चालू किया उसने जोर जोर से 2-3 बार, और सर पे उसके बाल नहीं थे। मैं थोड़ा डर गया क्योंकि इंचार्ज तो मैं था वहां पे उस टाइम, और वो भी सोचो जॉब के शुरू के पहले 2-3 हफ्ते के अंदर ही ये हो रहा है। तो सिचुएशन से डील भी कैसे करना है बहुत ज्यादा कुछ आइडिया था नहीं, वर्क एक्सपीरियंस भी उतना ज्यादा वहां का था नहीं। तो जैसे ही उसने 1-2 बार पत्थर मारा ना, तो मैं समझ गया गलती से अगर खून निकला तो हो सकता है फिर सिचुएशन कुछ और बन जाए, ठीक है। तो मैंने तुरंत उसके दोनों हाथ पकड़े जाके, तो वो पैर को एकदम शर्ट पटाने टाइप का लगा। तो फिर मैं पुलिस वालों को बोला कि आप लोग ही पकड़ो इसको आके। तो फिर एक पुलिस वाले ने उसका पैर पकड़ा, उतने में उसने क्या किया, पुलिस वाले के पैर को काटने की कोशिश की। फिर ले दे के किस तरीके से उसको वहीं पे कंट्रोल किया जमीन पे ही। अब मैं थोड़ा हल्का सा डर भी गया कि क्या हो रहा है करके, यार कैसे मतलब कैसे हैंडल करूँ उसको, क्या करूँ करके, मैं पागल जैसा था वो। फिर सडनली ऐसा हुआ कि वहां से कोई गाड़ी निकल रही थी, तो गाड़ी वाला उसको पहचान गया, उसी के आसपास के एरिया का कोई पर्सन रहा होगा, तो फिर वो उसको उठा के वहां से ले गया। बट मतलब ऐसी सिचुएशन से भी आपको वहाँ पे वैसे फिर डील करना होता है कि चैलेंजिंग जॉब है, और साथ साथ में आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी किया नहीं है, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होगी, ऐसे इंसिडेंट्स होंगे। एंड लॉ एंड ऑर्डर के अंदर तो मान लो कहीं भी सिचुएशन कहीं भी टेंस है तो आपको वहाँ पे जाके उससे डील करना है। हालांकि सुपीरियर ऑफिसर्स आपके भी रहेंगे हमेशा, पर कभी भी हो सकता है आपको अकेले भी वहाँ पे जाके आपको डील करना पड़े। तो ये 2 एस्पेक्ट हैं जिससे आपको तैयार रहना चाहिए इस जॉब में आने के पहले। और थोड़ा सा मतलब ये जॉब ऐसी है जहाँ पे अगर आपको आगे पढ़ना है तो थोड़ा आपको मुश्किल होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो हालांकि आपको पावर मिलेंगी, ठीक है, काम करने के लिए बहुत डाइवर्स एरिया मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। बट ये है कि थोड़ा सा अगर आप आगे अगर पढ़ाई करना चाहते हैं ना तो उसमें मुश्किल होती है, ठीक है। तो किसी पोस्ट को ऑप्ट करने के पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पोस्ट के बारे में। तो इसी से आगे आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि नायब तहसीलदार का तो मुझे समझ में आ गया, डीएसपी के बारे में कुछ बताइए कि उस पोस्ट में आपको क्या क्या देखना पड़ता है और कैसे वहाँ पर आपकी लाइफ रहती है। बहुत ज़्यादा खैर मुझे आइडिया नहीं है, बट वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब ऑफ पीएससी जो है वो डीएसपी की पोस्ट है, बिकॉज आपको डेली उन चीज़ों से करना है ना। आप क्राइम से डील कर रहे हो, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो आप वहाँ भी देख रहे हो, प्लस 24/7 की जॉब है, कभी भी सिचुएशन ऐसी अराइज हो सकती है कि आपको जाना पड़े। तो थोड़ी नेचर वाइज टफ जॉब है, बाकी रेस्पेक्ट बहुत मिलती है। जब आपके ऊपर वर्दी होती है तो ऑब्वियसली आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, रेस्पेक्ट भी करते हैं, थोड़े बहुत डरते भी हैं। तो वही है कि फायदे भी है, नुकसान भी। पर वो एक चीज जो हम लोग पीछे बात कर रहे थे उसके बारे में बता दीजिए कि डीएसपी के पोस्ट भरने से पहले क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो इसका पूरा मेडिकल प्रोसीजर होता है, तो बाकी कई सारी चीजें तो आप ध्यान नहीं रख सकते। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो है कि कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल चेक करें प्रेफरेंस भरने के पहले, ठीक है। 1-2 लोगों के साथ ये चीज हुई है जो लोग कलर ब्लाइंडनेस की वजह से बाहर हुए हैं। और सीजीपीएससी में ऐसा है कि अगर आपको डीएसपी की पोस्ट अगर आपको अलॉट हुई है और आप मेडिकली अनफिट होंगे तो उसके बाद आपको और कोई पोस्ट नहीं दी जाती। अरे ठीक, तो आपको इन 3 चीज जो मेजर आपको हाइट, ठीक है, हाइट अगर आपकी जो उसमें रिक्वायरमेंट है 168 सेंटीमीटर शायद है, तो कोशिश कीजिए 2-3 सेंटीमीटर ज़्यादा ही हो उससे। और फिर आपका एक कलर ब्लाइंडनेस वाला फैक्टर है, उसको आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं, है ना। और तीसरा आपका है चेस्ट की लेंथ। तो ये 3 मेजर चीज़ें हैं ना, ये आप खुद से भी चेक करके रख सकते हो। और आपको ये प्रिकॉशन पहले से आप एटलीस्ट प्रेफरेंस भरने के पहले ये चीज़ चेक करके आपको रख लेनी चाहिए। फिर बाकी जो वहाँ के अलग मेडिकल प्रोसीजर हैं वो सब तो ठीक है, पर मेन जो आपका ये 3 चीज़ें हैं जो आप पहले से चेक कर लो तो बेटर रहेगा। थोड़ा सा प्रमोशन चैनल के बारे में बताएंगे क्या? नायब तहसीलदार का क्या रहता है, डिप्टी कलेक्टर्स का क्या रहता है, डीएसपी का क्या रहता है, जो प्रोमिनेंट हम लोगों को पता है? देखो जो नायब तहसीलदार की पोस्ट होती है ना, वहाँ से आपको तहसीलदार में आपका प्रमोशन होता है, ठीक है। तहसीलदार में नॉर्मल अगर मैं कहूँ तो ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड मतलब डिफाइंड नहीं है, बट 4 से 6-7 साल लग सकते हैं,
फिर तहसीलदार से आपको डिप्टी कलेक्टर बनने में भी वहाँ से फिर आपको 4 से 6-7 साल वहाँ पे लगते हैं। फिर वहाँ से आपका प्रमोशन होता है अगले 5 साल बाद जॉइंट कलेक्टर में। फिर उसके अगले 5 साल बाद आपका प्रमोशन होता है एडीएम में, ठीक है। फिर वहाँ से आप लगभग शायद एज एडीएम 7 ईयर शायद ड्यूटी कर लेते हैं, तो वहाँ से फिर आप आईएएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपको अवार्ड होने के लिए। वो डिपेंड करेगा फिर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। तो ये पूरा चैनल जैसे एनटी, फिर तहसीलदार, फिर डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। तहसीलदार की कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती, जो एनटी होंगे वही तहसीलदार बनेंगे, फिर वो डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। फिर डिप्टी कलेक्टर एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले भी आते हैं और एक प्रमोशन चैनल के थ्रू आते हैं। फिर वहाँ से सबका चैनल समझ लो एक हो जाता है। फिर वहाँ से आप जॉइंट कलेक्टर बनोगे 5 साल में, फिर उसके बाद आप एडीएम बनेंगे, फिर उसके बाद आपको आईएएस अवार्ड होगा। ओके, और डीएसपी वाले में कैसा रहता है? डीएसपी का ऐसा है कि नॉर्मल जो डीएसपी आप बनेंगे, फिर नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स, और मुझे बहुत एग्जैक्ट अंदाजा नहीं है, तो उसके बाद आप फिर एडिशनल एसपी बनते हैं, और लगभग 16, 17, 18 ईयर्स के टाइम फ्रेम के बाद आपको आईपीएस अवार्ड होने के चांसेस होते हैं। हाँ, ये चीज़ हमें कभी कंफर्म नहीं होती कि आपको ये चीज़ होगी ही होगी, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, बट नॉर्मल एक चैनल अप्रोच में आपका इतना टाइम फ्रेम लग जाता है। ओके, तो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ना हर एक स्टूडेंट कभी ना कभी मुझसे पूछता रहता है, सर टॉपर से पूछिएगा ना कि आर यू सेटिस्फाइड, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सेटिस्फाइड हैं आपकी, आप जहाँ पर हैं कि अभी भी लगता है कि और तैयारी करके डिप्टी कलेक्टर बन जाऊँ, या फिर और तैयारी करके मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ? बताइए इसके बारे में। देखो, ये जो सेटिस्फेक्शन का लेडर है ना, कभी नहीं खत्म होने वाला। आप एनटी हो तो आपको तहसीलदार बनना है, तहसीलदार आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, जॉइंट कलेक्टर बनना है, एडीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, हो सकता है आपको कभी चीफ मिनिस्टर बनना हो, किसी को कभी प्राइम मिनिस्टर बनना हो। तो सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ ना खुद के अंदर ही होगी कि आप कहाँ पे अपने आप को फील करो कि हाँ आप ठीक है यार, इतना मेरे लिए सफिशिएंट है। क्योंकि अगर आप पोस्ट वाइज अगर आप ढूंढने जाओगे कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पावर अलॉट हो जाएगी, कहाँ पे मतलब आपको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, तो वो लैडर कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। आप जैसे डीसी बनोगे आपको कलेक्टर बनना होगा, ठीक है। तो जो कलेक्टर बनेगा उसको मान लो सेक्रेटरी लेवल पे जाना होगा। तो ये जो लैडर है ना, ये लगातार हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता ही रहेगा। सेटिस्फेक्शन आपको अंदर से लानी होगी कि ठीक है यार, इतनी मेहनत कर लिया हूँ, ये बन गया हूँ, अब पर्सनल लाइफ में ध्यान देनी है, किसी और चीज़ें मान लो ध्यान देना है, या लाइफ में कोई और मोटिव है उस पर ध्यान देना है। तो सेटिस्फेक्शन आपको अपने अंदर से लाना होगा, और सेल्फ कंटेंट आप तभी होगे ना जब खुद में फील होगा हाँ यार, इतना जो भी अचीव किया हूँ मेरे लिए सफिशिएंट है। ओके, थोड़ा सा ये तो बहुत सारे इधर उधर की बातें हो गई हैं। एक थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि जब आप पढ़ते थे तो आप कैसे रिवाइज करते थे और उस चीज़ को कैसे अपने दिमाग में रखे रहते थे? देखो, रिवीजन के लिए मुझे सबसे इफेक्टिव चीज़ लगती थी नोट्स, क्योंकि बुक से पढ़ने में ना चीज़ों को रिटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, और जब आप बुक से उनको नोट्स के फॉर्म में उतारते हो ना, तो चीज़ें थोड़ी सी सिस्टमेटिक होती हैं, कॉन्साइज होंगी, ठीक है, और उनकी रिटेन करने की कैपेबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है नोट्स से। तो सबसे पहले तो उनको मैं नोट्स के फॉर्म में उतारता था। फिर मैं कोशिश ये करता था ना कि मान लो कि किसी भी सब्जेक्ट को से मैंने एक वीक पढ़ा है, तो एटलीस्ट एक बार उसका रिवीजन संडे को कर लिया, ठीक है। फिर लगभग 15-20 दिन टाइम फ्रेम के बाद, देखो ऐसा होता है ना कि रिवीजन भी काफ़ी बोरिंग चीज़ होती है कि एक ही चीज़ को आप कितने बार पढ़ सकते हो। तो एटलीस्ट मैं ये कोशिश करता था कि उसको ना एक बार गो थ्रू हो जाऊँ उन चीज़ों से फिर से, ताकि तो दिमाग में फिर से वो सारे जो वर्ड्स हैं ना वो थोड़े से फ्रेशन अप हो जाएं। और फिर ऐसा है कि जब वो सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद कोई और सब्जेक्ट उठाया, फिर मतलब एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। जैसे मान लो हर हफ्ते आपने रिवीजन करते गए, वो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप कोई और सब्जेक्ट उठाओगे, फिर कोई और सब्जेक्ट उठाओगे। अब ऐसा तो नहीं कि जो आपने 1 महीना पहला पढ़ा है वो आपको याद रहेगा, बट क्या है कि ये सारी चीज़ें ना मल्टीपल लेयर बाय लेयर सेटल होंगी, ठीक है। मान लो मैंने आज सब्जेक्ट को पढ़ा, उसको 2 महीने बाद फिर मैंने पढ़ा, तो जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में मुझे आज 1 महीना लगा है, नेक्स्ट बार मैं उसको पढ़ूंगा तो मुझे 20 दिन लगेगा। फिर मान लो मैं 2-3 महीने नहीं पढ़ा, फिर उसके बाद मैं उसको पढ़ूंगा, तब भी मुझे सब्जेक्ट को पढ़ने में 15 डेज लगेगा, फिर 10 डेज लगेगा। अब आप खुद सोचिए, मेंस के एग्जाम में एक एग्जाम के स्लॉट में आप 3-3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, आपकी एफिशिएंसी उतनी बढ़ जाती है वहाँ पे, ठीक है। और आप वहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो आप खुद ही देखिए कि लेयर बाय लेयर जब चीज़ सेटल होती जाती है ना, तो आपकी रिवीजन की एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। शुरू में जो लोग 1-2 बार पढ़ते हैं ना, उनको ये बहुत डर लगता है, मैंने सुना है कि सर मैं जो भी पढ़ रही हूँ सर मैं सब भूल जा रहा हूँ। डरो नहीं, वो चीज़ें ऐसा है ना कि ठीक है दिमाग से निकल जाती हैं, बट जितने बार आप उसको बार बार पढ़ते जाओगे ना, वो चीज़ें धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी। और एग्जाम में लगभग ऐसा है ना, आपने किसी चीज़ को 3-4 बार अगर पढ़ लिया है ना, नॉर्मली आपको एग्जाम में वो चीज़ें याद आ जाती हैं। बहुत पैनिक नहीं होना है कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है, याद नहीं हो पा रहा है, मैं तो सब भूल जाती हूँ। सबकी सेम प्रॉब्लम है, सारे ना एक नाव पे ही सवार है। कोई ऐसा नहीं कि जिसने एक बार पढ़ लिया उसको सब याद रहता है। ये तो साइंटिफिक फैक्ट भी है कि आप जितना पढ़ते हैं ना, हर टाइम पीरियड के बाद
कुछ चीजें आपकी भूलते रिटेन हैं। करने की जो कैपेबिलिटी वो कम होते जाती है। तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है कि मैं कैसे करूँगा। ओके ओके। तो सर अब मुझे ये जानना है कि आप टेस्ट सीरीज दिलाते थे तो कैसे दिलाते थे, जब गलतियां करते थे तो उसको कैसे ठीक करते थे, ओवरऑल एक सीन बताइए कि किस तरीके से आप टेस्ट सीरीज दिला के इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हर किसी को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि एनालिसिस आपका वहीं से होता है। अब जिस साल मैं प्रिपेयर कर रहा था तो उस साल ना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो रही थी, तो मैंने टूटेजा की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। अब वहाँ पे होता ये था ना कि जो टॉपर्स की कॉपी होती थी, जो रैंक जिसके ऊपर आते थे ना, तो उनकी कॉपी भी वो अपलोड करते थे जिसके हाईएस्ट नंबर होते थे। तो सबसे जो बेसिक चीज़ थी कि जो इम्प्रूवमेंट आई आंसर राइटिंग में वो टॉपर्स की कॉपी से आई, जो उस टेस्ट सीरीज के टॉपर्स हुआ करते थे। तो उनकी कॉपी जब देखता था तो ये समझ में आता था कि आंसर्स को फ्रेम कैसे करना है, ये अपने आंसर्स में ऐसा क्या डाल रहे हैं जो मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। देखो चीज़ें ना, नॉलेज सबको ऑलमोस्ट पता है, सब ना एक लेवल पे ही बैठे हुए हैं जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बट उस चीज़ को फ्रेम कैसे करना है, अपने नॉलेज का यूटिलाइजेशन आंसर्स में कैसे करना है ना, वो चीज़ क्या होती है कई बार आपको नहीं पता होती। मैं इसमें बहुत एक सिंपल अगर एग्जांपल दूँ तो ये है कि जैसे नॉर्मल एक आंसर है, उसमें डायग्राम कब बनाना है, कैसे आप उसमें एग्जांपल डाल सकते हो, कैसे उसमें करंट अफेयर की कोई चीज़ डाल करके आप अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इन सब का आइडिया ना नहीं होता, और आइडिया होता भी है तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना वो चीज़ें आपके आंसर्स में नहीं आएंगी, आप कितना भी सोच लो। तो जब मैं टॉपर्स की कॉपी वहाँ पे देखता था ना, तो किस तरीके से कैसे पॉइंट्स में फ्रेम कर रहे हैं, कैसे डायग्राम बना रहे हैं, ज्योग्राफी के जैसे क्वेश्चंस हो गए, किस तरीके से मैप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हैं करंट के, तो इस तरीके से उनके नंबर्स अच्छे आते थे। तो उन चीज़ों को फिर मैं अपने आंसर्स में इंप्लीमेंट करता था, और फिर वही मैं उन चीज़ों को जब अपने आंसर्स में मैंने इंप्लीमेंट करना चालू किया तो मेरे नंबर भी अच्छे आने लगे, ठीक है। हालांकि इसमें भी मैंने एक चीज़ की थी, जो क्या हुआ कि हम लोग का ऐसे का टेस्ट सीरीज था और मेरे ऐसे अच्छे लिखा रहे थे। तो अब खैर, अब देखो कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप अपने ही आसपास वालों से कॉम्पीट कर रहे हो ना, तो आपको उनसे ऐसे तो लेना ही है। तो मैं पता कि मेरे ऐसे ना अच्छे लिखा रहे, हो सकता है कि मैं 4 ऐसे लिखूँ तो कहीं मेरा रैंक 1 आ गया तो मेरी कॉपी पब्लिश हो जाएगी, तो मेरी स्ट्रैटेजी लोगों को पता चल जाएगी। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने केवल ना 3 ऐसे लिखे 4 में से। एक ऐसे मैंने जानबूझ के छोड़ दिया कि चलो 50 नंबर तो कम ही रहेगा, तो टॉप तो नहीं करूँगा। तब भी वो 3 ऐसे लिखा था मैं 150 नंबर्स के, और मुझे ऑलमोस्ट 130-135 नंबर मिल गए थे। टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो पब्लिश करने से खैर बच गया। तो ये सारी चीज़ें थी वहाँ टेस्ट सीरीज में, सारी चीज़ें मतलब आपको खुद भी एनालिसिस करते रहोगे आप कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। साथ ही साथ आपकी कॉपीज भी चेक होती हैं, तो वहाँ से भी आपको पता चलता है कि ठीक है इसमें और क्या आप सुधार कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल रहा है, खासकर कि मतलब मेरी इम्प्रूवमेंट, मतलब मेरी जो रैंक की जो इम्प्रूवमेंट हुई ना, उसमें पूरा उस टेस्ट सीरीज का ही हाथ था। और प्रीलिम्स का अगर टेस्ट सीरीज कहें तो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज ऐसा है कि आप कोई से भी कोचिंग का नॉर्मल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बस आप ये देखिए कि अभी एग्जाम जिस पैटर्न पे हो रहा है ना, उस कोचिंग का टेस्ट सीरीज भी उसी पैटर्न पे हो रहा हो, ठीक है, और सेक्शन वाइज आप उसको प्रिपेयर करते जाइए। और जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं ना, तो देखिए हम में ज़्यादातर लोग क्या होता है, मार्क्स आए, जितने ही मार्क्स आए देख के छोड़ दिया। आप उसका एनालिसिस कीजिए कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो आपने टेस्ट दिया है, तो कौन से सेक्शंस पे आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो रहे हो, कहाँ पे आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो। तो इस चीज़ का थोड़ा सा एनालिसिस करोगे ना, तो इस तरीके से आप क्या है फिर अपने मतलब सब्जेक्ट्स को और स्ट्रेंथन कर पाओगे। तो वहाँ से फिर ऐसे आप मतलब इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। मतलब टेस्ट सीरीज वाली पूरी बात एनालिसिस की है कि आप टेस्ट सीरीज दो, सेल्फ एनालिसिस करो, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, और इम्प्रूव करते जाओ। कोई बहुत ज़्यादा बताया ना, कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम लोगों ने ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया है कि कोई एक बहुत पर्टिकुलर अप्रोच रहा हो कि मैंने कोई बुक अलग से घर में छिपा के रखी हो। हम भी वही सारी चीज़ की है जो लाइन के उस पार जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ना, हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है जैसे मैं हूँ, बल्कि मैं मानता हूँ मुझसे ज़्यादा मेहनती और डिजर्विंग लोग उधर बैठे हुए हैं अभी भी, जिनको इधर आना है, ठीक है। तो कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट नहीं है। वो जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, हम भी वही अप्रोच हमने फॉलो करके एग्जाम को निकाला हुआ है। बट वही लगातार लगे रहना है, सेल्फ एनालिसिस करते रहना है, तो उनका भी एग्जाम बिल्कुल अच्छा नंबर आएगा। आप इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा इसका क्रक्स बताइए कि कैसा रहा आपका जर्नी, एक समराइज करके बताइए। देखो इसका सबसे बड़ा क्रक्स तो यही था ना कि हो सकता है लाइफ में जो चाहिए वो ना मिले, ठीक है, बट वहाँ पे फिर लाइफ एंड नहीं होती है, आपको फिर कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना ही होगा। तो मेरे साथ भी यही था, 3 साल एसएसबी दिए, फेलियर मतलब ऐसा था कि ब्रेकिंग पॉइंट भी था कि अब आगे क्या करूं यार, कुछ करने का मन था नहीं। फिर लाइफ की आयरनी वहाँ पे ऐसी हुई कि कहाँ आर्मी के लिए ट्राई करने वाला इंसान जाके बैंक में घुस गया, डेस्क जॉब में, ठीक है। फिर बैंक की काम मतलब बैंक में फिर इन्वॉल्व हो गया जाके। फिर उसके बाद अब देखो जिस साल मेरी बैंक की जॉब लगी ना, उसी साल मेरा रेलवे भी क्लियर हुआ था। बट फिर मेरी पोस्टिंग हुई नागपुर में,
मतलब कॉल लेटर वहीं से आया था उस जोन से, तो फिर मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे उस टाइम पे फिर मैंने बना लिया था कि बैंक में ही रहूँगा, और चूँकि पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में थी तो यहाँ के एनवायरनमेंट में रह के CGPSC की प्रिपरेशन करना मेरे लिए ज़्यादा आसान लगा। तो फिर ये था कि वहाँ से धीरे धीरे प्रिपरेशन की शुरुआत की मैंने एक कंसिस्टेंट लेवल पे, फिर ये फाइनली वाला एग्ज़ाम क्रैक हुआ। तो ये था कि इतने सालों तक पेशेंस भी रहा कि ठीक है यार, क्या होता है नॉर्मली ना हम जॉब के बाद ना पढ़ना छोड़ देते हैं। क्या होता है कि एक तो काम की फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, टाइम भी कम मिलता है, तो ये सारी चीज़ों से ना खुद को डील करना होता है कि पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ रही इन सब उसमें, कि ठीक है कभी भी निकलेगा, पर जो गोल था ठीक है उसको अचीव करने के लिए मेहनत करते रहना है, जब कभी निकलेगा तब देखा जाएगा। तो फाइनली निकल गया था। बहुत सही। तो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस सेशन। तो एक फाइनल, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं कि वो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर CGPSC एग्जामिनेशन। हाँ देखो, 3 चीज़ जो सबसे मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि प्रिपरेशन में होनी चाहिए। आपके पास नोट्स होने चाहिए प्रॉपर, आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाना चाहिए, और आपको मॉक टेस्ट। ये जो 3 पिलर है ना, आप इन 3 पिलर्स को अगर आपने फॉलो किया है तो बहुत अच्छा चांस है कि आपका मतलब काफ़ी अच्छा रैंक आएगा। ठीक है, आपको अपने नोट्स पूरे प्रिपेयर्ड हो जाने चाहिए ताकि लास्ट में कहीं इधर उधर भागना ना पड़े। आपको मॉक टेस्ट के थ्रू लगातार अपना एनालिसिस करते रहना है। तो इन 3 चीज़ों का काफ़ी खास ख्याल रखना है। फिर एक चीज़ और कि कभी सेल्फ डाउट नहीं लाना है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस बात का कॉन्फिडेंस रखिए कि एग्ज़ाम कभी ना कभी निकलेगा, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बस आपको उसके लिए तैयार रहना है। खास करके मेंस के लिए कि आपको ये मान के चलना है कि प्री कभी ना कभी आपका क्रैक होगा, लेकिन जिस दिन आपका प्री क्रैक हुआ उस दिन आपको ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था या प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा आपको तैयार रहना है। फिर एक और चीज़ ये कि जैसे कि जो लोगों की अप्रोच है, ठीक है कि मैं सही हूँ या नहीं, तो खुद में कोई कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम लोग जो सेलेक्ट हुए हैं कोई बहुत ज़्यादा अलग लोग नहीं हैं, वही सारी स्ट्रेटजी अपनाए हैं, वही सारी सेम बुक्स पढ़े हैं, उन्हीं अप्रोचेस को हमने फॉलो किया है। बस ये है कि टाइम की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से हम लोग इस पार हैं। हो सकता है कुछ लोग उधर बैठे हों जिनके पास कुछ लक ना रहा हो, कुछ सिचुएशन ऐसी ना बन पाई हो कि उनका एग्ज़ाम ना क्लियर हो, बट ऐसा नहीं कि वो डिजर्विंग नहीं है या वो इंटेलेक्चुअल नहीं है या वो होशियार नहीं है। ठीक है, वो भी उतने ही टैलेंटेड लोग उधर भी हैं, वो भी फिर किसी दिन पार करके इधर आएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे लोगों की जरूरत है भी। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। तो अब तो ये बहुत सारा एकदम पढ़ाई की बातें हो गई, सीरियस बातें हो गई हैं। तो अभी हमारे पास एक टॉपर आए हुए थे, आई थिंक वो आपके रूममेट थे, डॉक्टर अंकित सिंह। हाँ। तो उन्होंने एक बात बताई है कि रूम 1 2 3 का कुछ सॉन्ग था, एंथम था, तो उसके बारे में बताइए वो क्या कहानी है। इसमें देखो कहानी ऐसी थी ना कि वो एक्चुअली वो गाना उस टाइम रिलीज हुआ था, तो हम लोग उसको रोज। कौन सा गाना था? जर्सी का माया मेनू। तो जब भी आते थे ना कहीं से वो गाना चलता ही था। तो अब लगभग हमारा 70 डेज का स्टे था वहाँ पे, और जब देखो तब मतलब रोज यही गाना सुन रहे हैं। एक दिन ये हुआ कि हम लोग लगभग लंच करके आए और उनके ही रूम में फिर हम लोग जाके 1 घंटे का बीच में गैप होता था, तो खाना वाना खा के आधे घंटे के लिए सोने के लिए या फिर थोड़ा रेस्ट करने के लिए उनके रूम जाते थे। तो गलती से उस दिन वो गाना लूप में लग गया। अब हम 3 लोग थे, मैं, राहुल साहू और अंकित सर। तो हम तीनों बेड पे लेटे हैं, तीनों इतने आलसी कि उस गाने को बदलने के लिए कोई नहीं उठ रहा है। वो गाना लूप में लगातार ना कम से कम आधा घंटा 40 मिनट बजा है। तो मतलब वही बात ही मजाक में निकली थी, काम को इसको नेशनल एंथम घोषित कर दो, खड़े हो कि जब एक गाना बजेगा तो खड़े हो जाया करेंगे तो फिर वो मजाक में वही बोलते थे। फिर अभी बात चल गई, तो फिर ये गाना कहीं भी सुनाई दे। तो एक दिन तो अंकित सर कहीं बाहर थे, किसी रेस्टोरेंट में थे, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, तो मुझे कॉल करके गाना सुनाए थे, हम लोग नेशनल एंथम बज रहे कर। तो ये सारी थी, ऐसे काफी छोटे किस्से वहाँ होते थे। अच्छे मोमेंट्स भी आपने कैप्चर किए बहुत सारे। तो चलिए थोड़ा फन पार्ट पे जाते हैं। दिस इज अ रैपिड फायर राउंड। लेट्स स्टार्ट। ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपको मौका मिले कि किसी एक पर्सनैलिटी से आपको मिलने का मौका मिलेगा तो किन से मिलना चाहेंगे? मैं सरदार भगत सिंह से जरूर मिलना चाहूँगा। मतलब जिस एज पे उन्होंने जिस इंटेलेक्चुअल लेवल को छुआ था, मतलब मेरे लिए अनइमेजिनेबल है। हाउ कैन बी अ पर्सन एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 26-27 इन द टाइम पीरियड ऑफ 1920s, मतलब कोई पर्सन इतना साइंटिफिक अपनी थिंकिंग में कैसे हो सकता है। तो कॉलेज में उनकी बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, तो तब से मतलब ऐसा था कि यार मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार कि 27 साल का इंसान इतने इंटेलेक्चुअल लेवल पे उस टाइम पीरियड पे मैच्योर हो सकता है। तो
आप उनसे अगर ये फैसिनेशन अगर सही होना भी है तो उनके साथ ही हो। ओके। और अगर आपको टाइम ट्रैवल करने के लिए मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? पास्ट में ही जाएंगे, आज का यूपीएससी पेपर लेके और अच्छा दिला देंगे ऐसा अच्छे आंसर लिख के आ जाएंगे। फिर इसके बाद अगर आपको जिन आ जाए आपके सामने, आपने घासा है बढ़िया से, जिन आ जाए सामने और आपको विशेस मिले तो 3 विशेस आप क्या मांगेंगे? फैमिली हमेशा साथ में हो, फैमिली में फ्रेंड्स भी आ जाते हैं तो ये हमेशा आस ही पास हो, बिलासपुर में हमेशा पोस्टिंग मिले और वही यार सब खुश रहें, सब उससे ज़्यादा क्या चाहिए। लाइफ मतलब एक स्टेबल लाइफ होनी चाहिए, फैमिली फ्रेंड्स हमेशा साथ हो और लाइफ बिना किसी टेंशन के, ठीक है, प्रेशर कट जाए। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको लाइफ में कुछ एलिमिनेट करना है, कुछ हटाना है अपनी जिंदगी से, तो क्या हटाना चाहिए? अपनी लाइफ से अपनी लाइफ से अगर कुछ एलिमिनेट हटाना है तो थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो चीज़ों के मामले में, खासकर पढ़ाई के मामले में बहुत इनडिसिप्लिन रहा हूँ, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अगर हटाना चाहूँगा तो यही चीज़ होगी। ओके, थैंक यू सो मच अच्छे जवाब देने के लिए और अपने सारे सीक्रेट्स यहाँ पर शेयर करने के लिए। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है हमारे तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए, अपनी सारी बातें आपने शेयर की, कैसे आपने प्रिपेयर किया और जो भी बताया वो सब एकदम जेन्युइन था, ऑनेस्ट था, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इतना हाइप था ना कि सिद्धार्थ सिंह चौहान जी कल आइए, कमेंट सेक्शन भी भरे हुए थे, तो थैंक यू अपना टाइम निकालने के लिए। तो ऐसे ही सेशन हम लोग और लाते रहेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा हो लाइक करिएगा वीडियो को, कोई भी डाउट हो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और हम लोग और जल्द ही मिलेंगे। एक और प्रथा है हमारे यहाँ जो मैं बताना भूल गया कि आप एक नेक्स्ट टॉपर को टैग करते हैं, तो बताइए आप किनको टैग करेंगे ताकि हम भी उनका इंटरव्यू ले सकें? मैं उनको ना, मेरे सीजीपीएससी का सोलमेट कह सकते हो उनको, अमन यादव, मैं उनको टैग करना चाहूँगा। उनके साथ भी एक कहानी है कि हुआ ये कि हम लोग जब मॉक टेस्ट दे रहे थे तो अमन जो है ना मेरे को मॉक टेस्ट के दिन ही मिला, ठीक है, तो हम लोग जिस कोचिंग में मॉक टेस्ट देने गए थे ना तो मॉक टेस्ट कहीं और हो रहा था, तो हम लोग पहली बार उस दिन मिले, तो मैं उसको बोला कहाँ जा रहे हो, बोला मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ, वो अटायर से पता चल गया था, तो चलते हैं, गए हम लोग मॉक टेस्ट देने, तो वहाँ पता चला कि हमारा इंटरव्यू सेम डे को है, तो ठीक है, तो फिर हम लोग इंटरव्यू देने सेम डे को फिर वहाँ मिले और खूब मतलब बकरबाजी वहाँ चल रही ना हम लोग, इवन वहाँ के गार्ड ने हम लोग बोला सर आप लोग थोड़ा उधर जाके बोलिए, यहाँ हल्ला हो रहा है करके, वहाँ इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी बात मेंस को लेके एक बात निकली, मैं उसको बोला तुझे पता है यार वो साइंस का हम लोग का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आगे पीछे था करके, बोला हाँ देखना, मैं ना वो जो हमारा इन्विजिलेटर था ना, मैंने उसको बोला सर मेरे में आगे पीछे हो, मैं डर गया था, तो बोलता है आप ही थे क्या वो, मैं उसी रूम में था, तो मैंने कैसे, अरे मैं पीछे बैठा था ना, हाँ और एक लड़का था यार वो भी हाथ खड़ा किया था, तो मेरे को ठीक लगा यार कि हाँ सही पेपर सबका आगे पीछे करके, बोलता है भैया मैं ही खड़ा किया था पीछे से। फिर मतलब ऐसा कोइंसिडेंस होता है कि सेंटर सेम बैठे थे, मेंस का सेम जगह था, तो वहाँ पर जब हमारा प्री का भी सेंटर सेम था। अरे फिर उसके बाद मुझे याद है कि 21 का शायद प्री हुआ था, उस दिन हम लोग शाम को मिले, तो मैं अमन को बोला देख यार सब चीज साथ में हुआ है, तेरी पोस्टिंग अंबिकापुर मत हो जाए, तो उसने मुझे मजाक बोला भैया वहां तो नहीं आऊंगा, और फाइनली जब उसका पोस्टिंग ऑर्डर आया तो उसकी पोस्टिंग अंबिकापुर, तो बोलता है यार भैया आपकी बात लग गई मेरे को। तो खैर उनको मैं टैग करना चाहूँगा, ही वॉज शायद 4th या 5th मेंस हाईएस्ट नंबर था उनका 19 बैच में, और काफ़ी जेन्युइन पर्सन है, तो बिल्कुल उनको बुलाइए एक बार, उनका इंटरव्यू लीजिए। तो अमन जी हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे साथ एक इंटरव्यू के लिए, और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।